CH-71 श्रेया, रागिनी और पुलिस। अब आगे। कंडक्टर के सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को सुनकर रागिनी के अंतर्मन को कुछ शकून मिला। वह अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाने के बाद धीरे से बोली, आप मुझे सिटी बस स्टॉप पर छोड़ देना। वहां से मैं किसी हॉस्पिटल में चली जाऊंगी। कंडक्टर ने जवाब में कहा, ठीक है, आप आराम से बैठिए। सिटी बस स्टॉप पर उतारने की बजाय कंडक्टर ने उसे जिला अस्पताल के पास उतार दिया, जैसा कि रागिनी ने कंडक्टर को बताया था कि उसे हॉस्पिटल जाना है। जैसे ही रागिनी हॉस्पिटल में पहुंची, उसके जख्मों को देखकर डॉक्टर एकदम सन्न रह गए। दरअसल उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि कोई इतनी बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद इस तरह से चल कैसे सकता है। उन डॉक्टरों को यह कहां पता था कि जिसे वे सब एक सामान्य लड़की समझ रहे थे, असल में वह एक नहीं बल्कि दो थी। एक जो उनको सामने नजर आ रही थी और दूसरी जो नजर तो नहीं आ रही थी मगर उस पहली वाली का वजूद संभाले हुए थी। रागिनी को डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करके उसका उपचार शुरू कर दिया। रागिनी का उपचार शुरू होने के कुछ देर बाद श्रेया ने स्वयं ही उसके शरीर से खुद को अलग कर लिया। श्रेया के अलग होते ही रागिनी का शरीर बिल्कुल निढाल पड़ गया। ऐसा होता देख सभी डॉक्टर एकदम से चौंक पड़े। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उपचार के दौरान ऐसा क्या हो गया जो मरीज की हालत और भी बिगड़ गई। एक दफा तो रागिनी की बदली हुई हालत देखकर सभी के हाथ पांव ही फूल गए। बहरहाल उन्होंने उपचार जारी रखा। रागिनी को हॉस्पिटल में पहुंचाने और उसके उपचार शुरू हो जाने के बाद श्रेया उसकी तरफ से थोड़ी निश्चिंत हुई, मगर पूरी तरह से नहीं। उसे अभी भी उसकी चिंता थी, मगर उससे भी ज्यादा उसे ओम की चिंता थी, जो खुद अपने ही होश में नहीं था बल्कि किसी और के बंदिशों में बंधा अपना सब कुछ गंवाए जा रहा था। श्रेया रागिनी को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस लौट पड़ी। उसका मन ओम के बदले हुए हाल को देखकर बहुत चिंतित हो रहा था। अभी तक तो उसे ओम के व्यवहार को देखकर ही चिंता हो रही थी, मगर अब तो ओम के हाथों भयंकर अपराध भी हो चुका था। दुख तो इस बात का था कि ओम जिस अपराध का भागी बन चुका था, दरअसल वास्तव में उसे इस पता ही नहीं था। श्रेया को जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना था जिससे कि ओम इन सब से बाहर निकल सके, मगर यह सब आगे आसान होने वाला नहीं था। श्रेया के सामने सबसे बड़ी समस्या फिलहाल ये थी कि ओम को उस आत्मा के चंगुल से मुक्त कैसे कराया जाए, वह भी तब जबकि श्रेया को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। दूसरी समस्या रागिनी भी थी। यदि कहीं वह पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी तो फिर ओम को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। श्रेया अभी अपने ख्यालों में खोई हुई हॉस्पिटल से बाहर निकली ही थी कि पुलिस कंप्लेन की बात ध्यान आते ही उसके कदम वापस रागिनी की तरफ मुड़ गए। रागिनी के पास लौटने का एक कारण और भी था। रागिनी ही वह शख्स थी जिससे इस कहानी के बारे में जानकारी हासिल हो सकती थी। रागिनी कौन है और वह शख्स कौन था जिसकी जिंदगी रागिनी की वजह से बर्बाद हुई थी। आखिरकार उन दोनों के बीच ऐसा क्या और कब हुआ था जिसकी वजह से उन दोनों की आज ऐसी हालत हुई थी। श्रेया जब रागिनी के पास वापस लौटी तो वह देखी कि रागिनी का पूरा शरीर चादर से ढका पड़ा है। उसके बदन पर जगह जगह अनेकों बैंडेज बंधे थे। हालांकि रागिनी की आंखें बंद थीं, मगर फिर भी वह दर्द से कराह रही थी। रागिनी की हालत देखकर श्रेया की आंखें भर आईं। वह रागिनी सब कुछ कहना चाहती थी, मगर रागिनी की हालत देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रेया के मन में ख्याल आया कि जब तक रागिनी सो रही है तब तक क्यों न ओम की हालत देखाए। वह ऐसा करने के लिए अपने कदम कमरे से बाहर की तरफ बढ़ाई ही थी कि सामने से कुछ पुलिस वालों को डॉक्टर के साथ उसी ओर आता देख उसके कदम एकदम से ठिठक गए। उसे लगा पुलिस वाले रागिनी से उसका स्टेटमेंट लेने आ रहे हैं। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वह करे तो क्या करे, क्योंकि अगर रागिनी ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया तो फिर पुलिस ओम तक पहुंच जाएगी। श्रेया जब तक कुछ निर्णय ले पाती, पुलिस को लिए हुए डॉक्टर रागिनी के बेड के पास पहुंच गए। रागिनी के पास पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, सर, यही पेशेंट है। इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस वाले रागिनी के बदन पर पड़े चद्दर को हटाकर एक नजर उसके जख्मों को देखे। उसके बाद वे डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब, हम इस लड़की का स्टेटमेंट कब तक ले सकते हैं। डॉक्टर पुलिस वालों से बोला, अभी तो यह कोई स्टेटमेंट देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी हमने इसे नींद का इंजेक्शन दे रखा है, जिसकी वजह से फिलहाल ये 2 घंटे के पहले नहीं जगने वाली है। एक बार इसको होश आ जाए तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक बात और, जिस हिसाब से इसके बदन पर जख्मों के निशान है, उसे देखकर तो यही अंदाजा लगता है कि किसी ने बदले की भावना से इस पर अटैक किया था और शायद आगे भी कर सकता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से आप चाहें तो कोई पुलिस वाला यहाँ निगरानी के लिए छोड़ सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर एक पुलिस वाला बोला, इस लड़की के बारे में कुछ पता चला कि कौन है ये? इसका घर कहाँ है? डॉक्टर बोला, नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस वाला आगे बोला, डॉक्टर साहब, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसे होश आए आप हमें सूचित कीजिएगा। रही बात इसे सुरक्षा प्रदान करने की, तो उसके लिए इसके द्वारा पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी है। बिना कंप्लेंट के हम चाहें भी तो उसे पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकते। फिर मैं अपने सुपीरियर से इस संबंध में बात करूंगा। पुलिस वाले की यह बात सुनकर डॉक्टर ने उनको थैंक्स बोला। इधर श्रेया को जैसे ही पता चला कि रागिनी अभी 2 घंटे तक होश में नहीं आने वाली है, उसे मन ही मन बहुत सुकून मिला। अब उसके पास 2 घंटे का वक्त था ओम के बारे में पता लगाने और इस संबंध में आगे कुछ प्लान बनाने के लिए। श्रेया तुरंत वहां से ओम की तलाश में निकल पड़ी। आगे जारी है। कंडक्टर के सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को सुनकर रागिनी के अंतर्मन को कुछ शकून मिला। वह अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाने के बाद धीरे से बोली, आप मुझे सिटी बस स्टॉप पर छोड़ देना। वहां से मैं किसी हॉस्पिटल में चली जाऊंगी।
कंडक्टर ने जवाब में कहा, ठीक है, आप आराम से बैठिए। सिटी बस स्टॉप पर उतारने की बजाय कंडक्टर ने उसे जिला अस्पताल के पास उतार दिया, जैसा कि रागिनी ने कंडक्टर को बताया था कि उसे हॉस्पिटल जाना है। जैसे ही रागिनी हॉस्पिटल में पहुंची, उसके जख्मों को देखकर डॉक्टर एकदम सन्न रह गए। दरअसल उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि कोई इतनी बुरी तरह से जख्मी होने के बावजूद इस तरह से चल कैसे सकता है। उन डॉक्टरों को ये कहाँ पता था कि जिसे वे सब एक सामान्य लड़की समझ रहे थे, असल में वह एक नहीं बल्कि दो थी। एक जो उनको सामने नजर आ रही थी और दूसरी जो नजर तो नहीं आ रही थी मगर उस पहली वाली का वजूद संभाले हुए थी। रागिनी को डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करके उसका उपचार शुरू कर दिया। रागिनी का उपचार शुरू होने के कुछ देर बाद श्रेया ने स्वयं ही उसके शरीर से खुद को अलग कर लिया। श्रेया के अलग होते ही रागिनी का शरीर बिल्कुल निढाल पड़ गया। ऐसा होता देख सभी डॉक्टर एकदम से चौंक पड़े। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उपचार के दौरान ऐसा क्या हो गया जो मरीज की हालत और भी बिगड़ गई। एक दफा तो रागिनी की बदली हुई हालत देखकर सभी के हाथ पांव ही फूल गए। बहरहाल उन्होंने उपचार जारी रखा। रागिनी को हॉस्पिटल में पहुंचाने और उसके उपचार शुरू हो जाने के बाद श्रेया उसकी तरफ से थोड़ी निश्चिंत हुई, मगर पूरी तरह से नहीं। उसे अभी भी उसकी चिंता थी, मगर उससे भी ज्यादा उसे ओम की चिंता थी, जो खुद अपने ही होश में नहीं था बल्कि किसी और के बंदिशों में बंधा अपना सब कुछ गंवाए जा रहा था। श्रेया रागिनी को हॉस्पिटल में छोड़कर वापस लौट पड़ी। उसका मन ओम के बदले हुए हाल को देखकर बहुत चिंतित हो रहा था। अभी तक तो उसे ओम के व्यवहार को देखकर ही चिंता हो रही थी, मगर अब तो ओम के हाथों भयंकर अपराध भी हो चुका था। दुख तो इस बात का था कि ओम जिस अपराध का भागी बन चुका था, दरअसल वास्तव में उसे इस पता ही नहीं था। श्रेया को जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना था जिससे कि ओम इन सब से बाहर निकल सके, मगर यह सब आगे आसान होने वाला नहीं था। श्रेया के सामने सबसे बड़ी समस्या फिलहाल ये थी कि ओम को उस आत्मा के चंगुल से मुक्त कैसे कराया जाए, वह भी तब जबकि श्रेया को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। दूसरी समस्या रागिनी भी थी। यदि कहीं वह पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी तो फिर ओम को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। श्रेया अभी अपने ख्यालों में खोई हुई हॉस्पिटल से बाहर निकली ही थी कि पुलिस कंप्लेन की बात ध्यान आते ही उसके कदम वापस रागिनी की तरफ मुड़ गए। रागिनी के पास लौटने का एक कारण और भी था। रागिनी ही वह शख्स थी जिससे इस कहानी के बारे में जानकारी हासिल हो सकती थी। रागिनी कौन है और वह शख्स कौन था जिसकी जिंदगी रागिनी की वजह से बर्बाद हुई थी। आखिरकार उन दोनों के बीच ऐसा क्या और कब हुआ था जिसकी वजह से उन दोनों की आज ऐसी हालत हुई थी। श्रेया जब रागिनी के पास वापस लौटी तो वह देखी कि रागिनी का पूरा शरीर चादर से ढका पड़ा है। उसके बदन पर जगह जगह अनेकों बैंडेज बंधे थे। हाल की रागिनी की आंखें बंद थी, मगर फिर भी वह दर्द से कराह रही थी। रागिनी की हालत देखकर श्रेया की आंखें भर आईं। वह रागिनी सब कुछ कहना चाहती थी, मगर रागिनी की हालत देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रेया के मन में ख्याल आया कि जब तक रागिनी सो रही है तब तक क्यों न ओम की हालत देखाए। वह ऐसा करने के लिए अपने कदम कमरे से बाहर की तरफ बढ़ाई ही थी कि सामने से कुछ पुलिस वालों को डॉक्टर के साथ उसी ओर आता देख उसके कदम एकदम से ठिठक गए। उसे लगा पुलिस वाले रागिनी से उसका स्टेटमेंट लेने आ रहे हैं। श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वह करे तो क्या करे, क्योंकि अगर रागिनी ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया तो फिर पुलिस ओम तक पहुंच जाएगी। श्रेया जब तक कुछ निर्णय ले पाती, पुलिस को लिए हुए डॉक्टर रागिनी के बेड के पास पहुंच गए। रागिनी के पास पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा, सर, यही पेशेंट है। इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस वाले रागिनी के बदन पर पड़े चद्दर को हटाकर एक नजर उसके जख्मों को देखे। उसके बाद वे डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब, हम इस लड़की का स्टेटमेंट कब तक ले सकते हैं। डॉक्टर पुलिस वालों से बोला, अभी तो यह कोई स्टेटमेंट देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी हमने इसे नींद का इंजेक्शन दे रखा है, जिसकी वजह से फिलहाल ये 2 घंटे के पहले नहीं जगने वाली है। एक बार इसको होश आ जाए तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक बात और, जिस हिसाब से इसके बदन पर जख्मों के निशान है, उसे देखकर तो यही अंदाजा लगता है कि किसी ने बदले की भावना से इस पर अटैक किया था और शायद आगे भी कर सकता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से आप चाहें तो कोई पुलिस वाला यहाँ निगरानी के लिए छोड़ सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर एक पुलिस वाला बोला, इस लड़की के बारे में कुछ पता चला कि कौन है ये? इसका घर कहाँ है? डॉक्टर बोला, नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस वाला आगे बोला, डॉक्टर साहब, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसे होश आए आप हमें सूचित कीजिएगा। रही बात इसे सुरक्षा प्रदान करने की, तो उसके लिए इसके द्वारा पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी है। बिना कंप्लेन के हम चाहें भी तो उसे पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकते। फिर मैं अपने सुपीरियर से इस संबंध में बात करूंगा। पुलिस वाले की यह बात सुनकर डॉक्टर ने उनको थैंक्स बोला। इधर श्रेया को जैसे ही पता चला कि रागिनी अभी 2 घंटे तक होश में नहीं आने वाली है, उससे मन ही मन बहुत सुकून मिला। अब उसके पास 2 घंटे का वक्त था ओम के बारे में पता लगाने और इस संबंध में आगे कुछ प्लान बनाने के लिए। श्रेया तुरंत वहां से ओम की तलाश में निकल पड़ी। CH-72 श्रेया की चिंता और रागिनी का तांडव। अब आगे, श्रेया हॉस्पिटल से निकलकर सीधे ओम के घर पर पहुंची। संयोग अच्छा था जो उसे ओम अपने कमरे पर ही मिल गया, मगर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वह जमीन पर बिछी चटाई पर बेतरतीब लेटा हुआ था। उसके बगल में ही शराब की बोतल लुढ़की पड़ी थी। ये दृश्य देखते ही श्रेया को समझ आ गया कि ओम शराब के नशे में है। श्रेया ओम से बात करना चाहती थी, मगर ओम की ऐसी हालत थी कि ऐसा करना संभव नहीं था।
श्रेया को ये भी तो पता नहीं था कि ओम अपने होशो हवास में है या फिर अभी भी उसी आत्मा की गिरफ्त में है। श्रेया को कुछ समझ नहीं आया तो वह ओम के कमरे में एक कोने चुपचाप बैठ गई। ओम की हालत देख उसे रोना आ रहा था। लगभग घंटे भर ओम के कमरे में रुकने के बाद श्रेया वापस रागिनी से मिलने के लिए चल पड़ी। श्रेया को इस बात का पूरी तरह यकीन हो चुका था कि ओम के मुक्ति का रास्ता रागिनी से ही होकर गुजरता है। श्रेया जब हॉस्पिटल पहुंची तो देखी रागिनी अभी तक सो रही थी। श्रेया को किसी भी तरह रागिनी को पुलिस को अपना स्टेटमेंट देने से रोकना था, मगर ऐसा करने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसा केवल एक ही हाल में संभव था, अगर रागिनी को होश न आए, क्योंकि रागिनी को होश आते ही डॉक्टर इसकी सूचना पुलिस को देने वाले थे। श्रेया अपने मन में कुछ निश्चय की। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही थी, मगर श्रेया ओम को बचाने के लिए इस समय कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। लगभग घंटे भर बाद रागिनी को होश आया। दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप रागिनी का दर्द काफी कम हो चुका था। रागिनी को होश आते ही डॉक्टर ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में 3 पुलिस वाले, जिनमें एक लेडी भी थी, हॉस्पिटल में आ पहुंचे। अपने सामने अचानक ही पुलिस वालों को आया देख रागिनी एकदम से सिहर गई। रागिनी को इस तरह सहमता हुआ देख डॉक्टर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस तुम्हारा बयान लेने आई है। तुम चाहो तो उसके खिलाफ अपना कंप्लेन पुलिस को दर्ज करा सकती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। महिला पुलिस ने भी रागिनी का साहस बढ़ाते हुए डॉक्टर की हाँ में हाँ मिला दी। डॉक्टर तथा पुलिस की बात सुनने के बाद रागिनी कभी डॉक्टर की तरफ देखती तो कभी पुलिस की तरफ। अचानक ही रागिनी की आंखें एकदम से लाल हो उठी। उसने अपने बदन पर रखे चादर को हवा में उछालते हुए जोर से हुंकार भरी, तुम सब यहाँ से दूर हट जाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार दूंगी। तुम मेरा कंप्लेन लेने आए हो। हाँ हाँ हाँ, रागिनी जोर से अट्टहास की। मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी का कंप्लेन ले सको। इतना कहकर रागिनी एकदम से उछलकर बेड पर खड़ी हो गई। उसकी जुल्फे पंखे की हवा के जोर से हवा में लहराने लगी, जो रागिनी के रूप को और भी विकराल बना रही थी। रागिनी का अचानक ही ये बदला रूप देखकर उसके आसपास के मरीजों के साथ साथ डॉक्टर और पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उन्हें जब तक ये सब माजरा समझ आता, रागिनी दोबारा बेड पर एकदम से निढाल पड़ गई। रागिनी के बेड पर लुढ़कते ही डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे पकड़कर ठीक से बेड पर लिटाया और फिर नर्स से बोलकर जरूरी दवा रागिनी को देने का निर्देश देकर पुलिस बल को साथ लिए वापस लौट पड़े। रागिनी की हालत को देखकर सभी काफी दुखी हो रहे थे, मगर वहां एक और शख्स था जो उन सबसे भी ज्यादा दुखी था, मगर वह अपना दुख किसी और के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। दवा खाकर रागिनी दोबारा से नींद में डूब गई। रागिनी को सोता हुआ देख श्रेया को बहुत सुकून मिल रहा था। उसकी चिंता काफी हद तक दूर हो चुकी थी। कारण साफ था, रागिनी ने पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। उस समय रागिनी के आसपास उपस्थित लोग यही सोच रहे थे कि रागिनी अपनी तबीयत खराब होने की वजह से स्टेटमेंट नहीं दे आई थी, मगर वहां उपस्थित लोगों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रागिनी ने स्टेटमेंट दिया नहीं, बल्कि किसी ने उसे ऐसा करने से रोका था। श्रेया रागिनी के पास ही बैठी हुई एकटक रागिनी की तरफ देखी जा रही थी और मन ही मन अपने कृत्य के लिए माफी भी मांग रही थी। दरअसल श्रेया ही वह शख्स थी जिसकी वजह से रागिनी पुलिस को अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाई थी। जिस समय पुलिस रागिनी से स्टेटमेंट लेने आई, उसी समय श्रेया ने रागिनी के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि श्रेया खुद ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर ओम को बचाने का कोई और रास्ता न सूझते देख उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। श्रेया हर वक्त रागिनी के आसपास ही थी। इसके 2 कारण थे। पहला कारण था रागिनी को पुलिस में अपना स्टेटमेंट देने से रोकना तथा दूसरा था रागिनी को उसके दुश्मनों की नजर से बचाना। इन 2 कारणों के अलावा सबसे कारण जो था वह था रागिनी के अतीत के बारे में जानकारी हासिल करना, क्योंकि बिना रागिनी के अतीत को जाने उसका वर्तमान नहीं सुरक्षित किया जा सकता था। रागिनी के अतीत से ही वह श्रेया को वह जानकारी हासिल हो सकती थी जिसके बल पर श्रेया उस आत्मा के बारे में जानकारी हासिल कर सकती थी जिसने ओम को अपने वश में कर रखा था। आखिरकार श्रेया का मुख्य लक्ष्य तो ओम की सलामती ही थी। हॉस्पिटल में रागिनी अगले 2 दिन और उसी तरह पड़ी रही। हालांकि उसकी हालत में काफी हद तक सुधार आ चुका था, मगर फिर भी वह पुलिस में अभी तक कोई बयान नहीं दे पाई थी। रागिनी ने पुलिस को अभी तक बयान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वह बयान देना नहीं चाहती थी, बल्कि इसके पीछे श्रेया का हाथ था। वह रागिनी को किसी भी हालत में पुलिस में अपना बयान नहीं देने दे रही थी। रागिनी की हालत में थोड़ी और सुधार होते ही श्रेया चुपके से उसे लेकर एक अनजान जगह की तरफ चल पड़ी। आगे जारी है। श्रेया हॉस्पिटल से निकलकर सीधे ओम के घर पर पहुंची। संयोग अच्छा था जो उसे ओम अपने कमरे पर ही मिल गया, मगर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वह जमीन पर बिछी चटाई पर बेतरतीब लेटा हुआ था। उसके बगल में ही शराब की बोतल लुढ़की पड़ी थी। ये दृश्य देखते ही श्रेया को समझ आ गया कि ओम शराब के नशे में है। श्रेया ओम से बात करना चाहती थी, मगर ओम की ऐसी हालत थी कि ऐसा करना संभव नहीं था। श्रेया को यह भी तो पता नहीं था कि ओम अपने होशो हवास में है या फिर अभी भी उसी आत्मा की गिरफ्त में है। श्रेया को कुछ समझ नहीं आया तो वह ओम के कमरे में एक कोने चुपचाप बैठ गई। ओम की हालत देख उसे रोना आ रहा था। लगभग घंटे भर ओम के कमरे में रुकने के बाद श्रेया वापस रागिनी से मिलने के लिए चल पड़ी। श्रेया को इस बात का पूरी तरह यकीन हो चुका था कि ओम के मुक्ति का रास्ता रागिनी से ही होकर गुजरता है। श्रेया जब हॉस्पिटल पहुंची तो देखी रागिनी अभी तक सो रही थी। श्रेया को किसी भी तरह रागिनी को पुलिस को अपना स्टेटमेंट देने से रोकना था, मगर ऐसा करने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था।
ऐसा केवल एक ही हाल में संभव था, अगर रागिनी को होश न आए, क्योंकि रागिनी को होश आते ही डॉक्टर इसकी सूचना पुलिस को देने वाले थे। श्रेया अपने मन में कुछ निश्चय की। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही थी, मगर श्रेया ओम को बचाने के लिए इस समय कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। लगभग घंटे भर बाद रागिनी को होश आया। दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप रागिनी का दर्द काफी कम हो चुका था। रागिनी को होश आते ही डॉक्टर ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में 3 पुलिस वाले, जिनमें एक लेडी भी थी, हॉस्पिटल में आ पहुंचे। अपने सामने अचानक ही पुलिस वालों को आया देख रागिनी एकदम से सिहर गई। रागिनी को इस तरह सहमता हुआ देख डॉक्टर ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस तुम्हारा बयान लेने आई है। तुम चाहो तो उसके खिलाफ अपना कंप्लेन पुलिस को दर्ज करा सकती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। महिला पुलिस ने भी रागिनी का साहस बढ़ाते हुए डॉक्टर की हाँ में हाँ मिला दी। डॉक्टर तथा पुलिस की बात सुनने के बाद रागिनी कभी डॉक्टर की तरफ देखती तो कभी पुलिस की तरफ। अचानक ही रागिनी की आंखें एकदम से लाल हो उठी। उसने अपने बदन पर रखे चादर को हवा में उछालते हुए जोर से हुंकार भरी, तुम सब यहाँ से दूर हट जाओ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार दूंगी। तुम मेरा कंप्लेन लेने आए हो। हाँ हाँ हाँ, रागिनी जोर से अट्टहास की। मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी का कंप्लेन ले सको। इतना कहकर रागिनी एकदम से उछलकर बेड पर खड़ी हो गई। उसकी जुल्फे पंखे की हवा के जोर से हवा में लहराने लगी, जो रागिनी के रूप को और भी विकराल बना रही थी। रागिनी का अचानक ही ये बदला रूप देखकर उसके आसपास के मरीजों के साथ साथ डॉक्टर और पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उन्हें जब तक ये सब माजरा समझ आता, रागिनी दोबारा बेड पर एकदम से निढाल पड़ गई। रागिनी के बेड पर लुढ़कते ही डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे पकड़कर ठीक से बेड पर लिटाया और फिर नस से बोलकर जरूरी दवा रागिनी को देने का निर्देश देकर पुलिस बल को साथ लिए वापस लौट पड़े। रागिनी की हालत को देखकर सभी काफी दुखी हो रहे थे, मगर वहां एक और शख्स था जो उन सबसे भी ज्यादा दुखी था, मगर वह अपना दुख किसी और के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। दवा खाकर रागिनी दोबारा से नींद में डूब गई। रागिनी को सोता हुआ देख श्रेया को बहुत सुकून मिल रहा था। उसकी चिंता काफी हद तक दूर हो चुकी थी। कारण साफ था, रागिनी ने पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। उस समय रागिनी के आसपास उपस्थित लोग यही सोच रहे थे कि रागिनी अपनी तबीयत खराब होने की वजह से स्टेटमेंट नहीं दे आई थी, मगर वहां उपस्थित लोगों में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रागिनी ने स्टेटमेंट दिया नहीं, बल्कि किसी ने उसे ऐसा करने से रोका था। श्रेया रागिनी के पास ही बैठी हुई एकटक रागिनी की तरफ देखी जा रही थी और मन ही मन अपने कृत्य के लिए माफी भी मांग रही थी। दरअसल श्रेया ही वह शख्स थी जिसकी वजह से रागिनी पुलिस को अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाई थी। जिस समय पुलिस रागिनी से स्टेटमेंट लेने आई, उसी समय श्रेया ने रागिनी के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि श्रेया खुद ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर ओम को बचाने का कोई और रास्ता न सूझते देख उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। श्रेया हर वक्त रागिनी के आसपास ही थी। इसके 2 कारण थे। पहला कारण था रागिनी को पुलिस में अपना स्टेटमेंट देने से रोकना, तथा दूसरा था रागिनी को उसके दुश्मनों की नजर से बचाना। इन 2 कारणों के अलावा सबसे कारण जो था वह था रागिनी के अतीत के बारे में जानकारी हासिल करना, क्योंकि बिना रागिनी के अतीत को जाने उसका वर्तमान नहीं सुरक्षित किया जा सकता था। रागिनी के अतीत से ही वह श्रेया को वह जानकारी हासिल हो सकती थी, जिसके बल पर श्रेया उस आत्मा के बारे में जानकारी हासिल कर सकती थी जिसने ओम को अपने वश में कर रखा था। आखिरकार श्रेया का मुख्य लक्ष्य तो ओम की सलामती ही थी। हॉस्पिटल में रागिनी अगले 2 दिन और उसी तरह पड़ी रही। हालांकि उसकी हालत में काफी हद तक सुधार आ चुका था, मगर फिर भी वह पुलिस में अभी तक कोई बयान नहीं दे पाई थी। रागिनी ने पुलिस को अभी तक बयान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वह बयान देना नहीं चाहती थी, बल्कि इसके पीछे श्रेया का हाथ था। वह रागिनी को किसी भी हालत में पुलिस में अपना बयान नहीं देने दे रही थी। रागिनी की हालत में थोड़ी और सुधार होते ही श्रेया चुपके से उसे लेकर एक अनजान जगह की तरफ चल पड़ी। CH-73 मेरी प्यारी गिनी, तुम कहाँ हो? आगे जारी है। उस दिन सुबह ही ओम अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। कमरे से निकलकर वह सीधा शहर से बाहर उसी हवेली पर पहुंचा जहां उसने रागिनी को कैद कर रखा था। हवेली में प्रवेश करते ही वह उसी जगह अपना बाइक पार्क किया जहां पहले करता आया था। बाइक पार्क करने के बाद वह बेफिक्र सा आगे बढ़ता हुआ गलियारे से होता हुआ कई कमरे पार करके उस कमरे के नजदीक पहुंचा जहां उसने रागिनी को बंधक बनाकर रखा था। ही थकी उसकी नजर कमरे के टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी, जो दीवार से अलग होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। टूटे हुए दरवाजे पर नजर पड़ते ही ओम के लापरवाह अंदाज में एकाएक परिवर्तन आ गया। वह एकदम से सजग हो गया। वह सधे कदमों से और चौकन्नी नजरों से तेजी से आगे बढ़ा। ओम जैसे ही कमरे के सामने पहुंचा, दरवाजे से अंदर नजर पड़ते ही वह एकदम से चौंक पड़ा। उसके हाथ में लिया हुआ पॉलीथीन का पैकेट दरवाजे पर ही गिर गया। ओम झटके से कमरे के अंदर गया। उसे कमरे में रागिनी कहीं दिखाई नहीं दी। हालांकि कमरे में ज्यादा कुछ सामान नहीं था सिवाय एक पुरानी अलमारी और कुछ टेबल व चेयर के। फिर भी ओम रागिनी की तलाश में कभी टेबल चेयर तो कभी अलमारी को बार बार टटोलने लगा। अचानक ही उसकी नजर उस जंजीर पर पड़ी जिसमें उसने यहां से जाने से पहले रागिनी को जकड़ रखा था। वह जंजीर बेतरतीब जमीन पर पड़ी थी और उसमें लगा ताला लापता था। रागिनी को कमरे में न पाकर ओम एकदम से गुस्से में जल उठा। वह उस जंजीर को हाथों में लिए जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह गुस्से में पागल हो कमरे में पड़े सामान को इधर उधर हवा में उछालने लगा।
उसी समय उसकी नजर रागिनी के चिथड़े पड़े कपड़ों पर पड़ी जो कि रागिनी ने यहाँ से जाने से पहले अपने जिस्म से उतार फेंके थे। उन कपड़ों पर नजर पड़ते ही ओम लपक कर उन कपड़ों को अपने हाथों में उठा लिया और फिर उन कपड़ों को अपनी नाक तक ले जाने के बाद अपने गालों पर रगड़ने लगा और उस कपड़े में लिपटी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करने लगा। रागिनी के उन कपड़ों पर जिस पर रागिनी के खून के छींटे पड़े थे और लगभग सूख चुके थे। देखते ही देखते ओम उन कपड़ों पर लगे खून को अपनी जीभ से चाटने लगा। ओम ज्यों ज्यों रागिनी के कपड़ों में उलझता जा रहा था उसका रूप और भी विकराल हुआ जा रहा था। कुछ देर तक ओम उस कमरे में रागिनी के कपड़ों और खुली पड़ी जंजीरों से खेलता रहा और फिर अचानक ही जाकर जमीन पर उसी जगह लेट गया जहां पर उसने रागिनी को बंधक बना रखा था। जमीन पर रागिनी के खून दूर तक फैले हुए थे। काफी देर तक ओम उन खून के छींटों को अपने नाखूनों से खुरचता रहा। ऐसा करते करते ओम अचानक ही रोने लगा और फिर रो रो कर फरियाद करने लगा, गिनी, मेरी प्यारी गिनी, तुम मुझे फिर छोड़कर चली गई। तुम मुझे फिर छोड़कर चली गई गिनी। क्यों गिनी, क्यों? तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। गिनी, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं आता कि मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ? देखो गिनी देखो, तुम्हारे बिना तुम्हारा गगन कितना अधूरा और बेबस है। गिनी, तुम्हारे बिना मेरा वजूद ही क्या है? तुमसे ही तो मेरी पहचान है। पहचान, हाँ पहचान, मेरी पहचान। इतना कहकर ओम अचानक ही अपनी जगह से एकदम से उठकर खड़ा हो गया और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। वह खिड़की के दरवाजे में लगे कांच में अपने चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। चून की कांच पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, इस वजह से ओम को कांच में अपनी सूरत साफ दिखाई नहीं दी। अपनी सूरत साफ दिखाई न देता हुआ पाकर ओम ने खिड़की में लगे कांच पर जोर से अपना हाथ दे मारा। परिणाम स्वरूप कांच टूटकर जमीन पर बिखर पड़ा। टूटे हुए कांच के टुकड़े को अपने हाथों में लेकर ओम दोबारा उसमें अपने चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही कांच में उसे अपनी सूरत दिखाई दी वह हाथ में लिए हुए कांच को एकदम से दूर फेंक कर कुछ कदम पीछे हट गया। कुछ देर तक वह किसी सदमे में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह दोबारा कांच का एक टुकड़ा हाथों में उठाया और फिर उसमें अपनी सूरत निहारने लगा। वह अपने चेहरे पर अलग अलग भाव बनाकर अपनी सूरत निहारता रहा। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वह बड़बड़ाया, गिनी, तुम्हारा नाराज होना जायज है। मुझे भी यह सूरत पसंद नहीं है। देखो न इस पर कितने धब्बे हैं। मगर मैं क्या करूं, गिनी। बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद यही एक सूरत मुझे मिली है। तुम अगर कहती कि तुम्हें ये सूरत पसंद नहीं है तो मैं इसे कब का बदल देता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मगर इस तरह मुझे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। हाँ गिनी हाँ, तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। अचानक ही ओम की आवाज एकदम से भारी हो उठी। वह बड़ी जोर की गर्जना करते हुए चीखा, गिनी, तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। अभी तुम्हें कई हिसाब चुकाने बाकी थे। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से भगाने में किसी का हाथ है, मगर तुम दुनिया के किसी कोने में छिप जाओ, तुम मेरी नजरों से छिप नहीं पाओगी। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, फिर मैं तुमसे एक एक करके सब हिसाब करूंगा। इतना कहकर एक बार फिर वह बड़ी जोरों की गर्जना किया। वह इतना जोर से गर्जना किया था कि हवेली की दीवारें एकदम से दहल उठी। ओम कमरे से बाहर निकला ही था कि उसके सामने एकाएक कुछ आकृतियां हवा में उभर आईं। वे सभी एक स्वर में बोल पड़ी, उसका पीछा छोड़ दे और अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। इसी में तेरी भलाई है। उन आकृतियों की बात सुनकर ओम जोर से चीख पड़ा, तुम सब मेरे और उसके बीच में मत आओ। मैं उसका पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। ओम के मुंह से यह बात सुनकर वे आकृतियां एक साथ बोल पड़ी, तूने तब भी पाप किया था और अब एक मासूम के शरीर को अपना जरिया बनाकर फिर पाप कर रहे हो। पिछले पाप की वजह से ही तुम्हें अपने परिवार से हाथ धोना पड़ा था। हम सब आज तक तुम्हारी वजह से लज्जित हैं और इस प्रेत योनि में भटक रहे हैं। जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते हम सब यूं ही भटकते रहेंगे। ओम उन आकृतियों की तरफ एक नजर देखा और फिर आगे बढ़ गया। आगे जारी है। उस दिन सुबह ही ओम अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। कमरे से निकलकर वह सीधा शहर से बाहर उसी हवेली पर पहुंचा जहां उसने रागिनी को कैद कर रखा था। हवेली में प्रवेश करते ही वह उसी जगह अपना बाइक पार्क किया जहां पहले करता आया था। बाइक पार्क करने के बाद वह बेफिक्र सा आगे बढ़ता हुआ गलियारे से होता हुआ कई कमरे पार करके उस कमरे के नजदीक पहुंचा जहां उसने रागिनी को बंधक बनाकर रखा था। ही था कि उसकी नजर कमरे के टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी जो दीवार से अलग होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। टूटे हुए दरवाजे पर नजर पड़ते ही ओम के लापरवाह अंदाज में एकाएक परिवर्तन आ गया। वह एकदम से सजग हो गया। वह सधे कदमों से और चौकन्नी नजरों से तेजी से आगे बढ़ा। ओम जैसे ही कमरे के सामने पहुंचा दरवाजे से अंदर नजर पड़ते ही वह एकदम से चौंक पड़ा। उसके हाथ में लिया हुआ पॉलीथीन का पैकेट दरवाजे पर ही गिर गया। ओम झटके से कमरे के अंदर गया। उसे कमरे में रागिनी कहीं दिखाई नहीं दी। हालांकि कमरे में ज्यादा कुछ सामान नहीं था सिवाय एक पुरानी अलमारी और कुछ टेबल व चेयर के। फिर भी ओम रागिनी की तलाश में कभी टेबल चेयर तो कभी अलमारी को बार बार टटोलने लगा। अचानक ही उसकी नजर उस जंजीर पर पड़ी जिसमें उसने यहां से जाने से पहले रागिनी को जकड़ रखा था। वह जंजीर बेतरतीब जमीन पर पड़ी थी और उसमें लगा ताला लापता था। रागिनी को कमरे में न पाकर ओम एकदम से गुस्से में जल उठा। वह उस जंजीर को हाथों में लिए जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह गुस्से में पागल हो कमरे में पड़े सामान को इधर उधर हवा में उछालने लगा। उसी समय उसकी नजर रागिनी के चिथड़े पड़े कपड़ों पर पड़ी जो कि रागिनी ने यहां से जाने से पहले अपने जिस्म से उतार फेंके थे।
उन कपड़ों पर नजर पड़ते ही ओम लपक कर उन कपड़ों को अपने हाथों में उठा लिया और फिर उन कपड़ों को अपनी नाक तक ले जाने के बाद अपने गालों पर रगड़ने लगा और उस कपड़े में लिपटी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करने लगा। रागिनी के उन कपड़ों पर जिस पर रागिनी के खून के छींटे पड़े थे और लगभग सूख चुके थे। देखते ही देखते ओम उन कपड़ों पर लगे खून को अपनी जीभ से चाटने लगा। ओम ज्यों ज्यों रागिनी के कपड़ों में उलझता जा रहा था उसका रूप और भी विकराल हुआ जा रहा था। कुछ देर तक ओम उस कमरे में रागिनी के कपड़ों और खुली पड़ी जंजीरों से खेलता रहा और फिर अचानक ही जाकर जमीन पर उसी जगह लेट गया जहां पर उसने रागिनी को बंधक बना रखा था। जमीन पर रागिनी के खून दूर तक फैले हुए थे। काफी देर तक ओम उन खून के छींटों को अपने नाखूनों से खुरचता रहा। ऐसा करते करते ओम अचानक ही रोने लगा और फिर रो रो कर फरियाद करने लगा, गिनी, मेरी प्यारी गिनी, तुम मुझे फिर छोड़कर चली गई। तुम मुझे फिर छोड़कर चली गई गिनी। क्यों गिनी, क्यों? तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। गिनी, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं आता कि मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ? देखो गिनी देखो, तुम्हारे बिना तुम्हारा गगन कितना अधूरा और बेबस है। गिनी, तुम्हारे बिना मेरा वजूद ही क्या है? तुमसे ही तो मेरी पहचान है। पहचान, हाँ पहचान, मेरी पहचान। इतना कहकर ओम अचानक ही अपनी जगह से एकदम से उठकर खड़ा हो गया और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। वह खिड़की के दरवाजे में लगे कांच में अपने चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। चून की कांच पर धूल का बड़ी ही मोटी परत जमी हुई थी, इस वजह से ओम को कांच में अपनी सूरत साफ दिखाई नहीं दी। अपनी सूरत साफ दिखाई न देता हुआ पाकर ओम ने खिड़की में लगे कांच पर जोर से अपना हाथ दे मारा। परिणाम स्वरूप कांच टूटकर जमीन पर बिखर पड़ा। टूटे हुए कांच के टुकड़े को अपने हाथों में लेकर ओम दोबारा उसमें अपने चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही कांच में उसे अपनी सूरत दिखाई दी वह हाथ में लिए हुए कांच को एकदम से दूर फेंक कर कुछ कदम पीछे हट गया। कुछ देर तक वह किसी सदमे में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वह दोबारा कांच का एक टुकड़ा हाथों में उठाया और फिर उसमें अपनी सूरत निहारने लगा। वह अपने चेहरे पर अलग अलग भाव बनाकर अपनी सूरत निहारता रहा। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वह बड़बड़ाया, गिनी, तुम्हारा नाराज होना जायज है। मुझे भी यह सूरत पसंद नहीं है। देखो न इस पर कितने धब्बे हैं। मगर मैं क्या करूं, गिनी। बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद यही एक सूरत मुझे मिली है। तुम अगर कहती कि तुम्हें ये सूरत पसंद नहीं है तो मैं इसे कब का बदल देता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था मगर इस तरह मुझे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। हाँ गिनी हाँ, तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। अचानक ही ओम की आवाज एकदम से भारी हो उठी। वह बड़ी जोर की गर्जना करते हुए चीखा, गिनी, तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। अभी तुम्हें कई हिसाब चुकाने बाकी थे। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से भगाने में किसी का हाथ है, मगर तुम दुनिया के किसी कोने में छिप जाओ, तुम मेरी नजरों से छिप नहीं पाओगी। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, फिर मैं तुमसे एक एक करके सब हिसाब करूंगा। इतना कहकर एक बार फिर वह बड़ी जोरों की गर्जना किया। वह इतना जोर से गर्जना किया था कि हवेली की दीवारें एकदम से दहल उठी। ओम कमरे से बाहर निकला ही था कि उसके सामने एकाएक कुछ आकृतियां हवा में उभर आईं। वे सभी एक स्वर में बोल पड़ी, उसका पीछा छोड़ दे और अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। इसी में तेरी भलाई है। उन आकृतियों की बात सुनकर ओम जोर से चीख पड़ा, तुम सब मेरे और उसके बीच में मत आओ। मैं उसका पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। ओम के मुंह से यह बात सुनकर वे आकृतियां एक साथ बोल पड़ी, तूने तब भी पाप किया था और अब एक मासूम के शरीर को अपना जरिया बनाकर फिर पाप कर रहे हो। पिछले पाप की वजह से ही तुम्हें अपने परिवार से हाथ धोना पड़ा था। हम सब आज तक तुम्हारी वजह से लज्जित हैं और इस प्रेत योनि में भटक रहे हैं। जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते हम सब यूं ही भटकते रहेंगे। ओम उन आकृतियों की तरफ एक नजर देखा और फिर आगे बढ़ गया। CH-74 तलाश। अब आगे। हवेली से लौटकर ओम सीधा अपने कमरे पहुंचा। रोज की तरह उसने आज वापसी में शराब की बोतल भी न ली। कमरे पर पहुंचकर वह एकदम शांत सा बेड पर बैठा रहा, हालांकि उसके मन में जोरों का तूफान उथल पुथल मचाए हुए था। ओम के मन में, या फिर यूं कह लीजिए कि गगन के मन में, यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार रागिनी हवेली में उसकी कैद से आजाद हुई तो हुई कैसे। वह भी तब जबकि उस हवेली की तरफ जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी, फिर हवेली के अंदर जाने का सवाल बहुत दूर की बात थी। लेकिन बिना किसी की सहायता के तो रागिनी का हवेली से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। गगन के मन में दूसरा सवाल जो उठ रहा था वह था, रागिनी वहां से निकलकर आखिरकार गई कहां होगी। गगन के मन में उठने वाला सवाल बिल्कुल जायज था। उसने रागिनी की यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाया, जैसी स्थिति रागिनी की थी उस स्थिति में तो उसका 10 कदम भी चलना मुश्किल था। तो क्या कोई ऐसा शख्स था जो उसको लेकर किसी गाड़ी से वहां से निकला था, मगर वहां हवेली में किसी भी गाड़ी के आने या जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। गगन ने अंदाजा लगाया कि रागिनी हवेली से निकलने के बाद हो न हो इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में गई होगी या फिर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने। इसका निष्कर्ष ये निकलता था कि यदि रागिनी ने पुलिस में शिकायत की होगी तो पुलिस तुरंत हवेली जाती छानबीन करने के लिए। चूंकि पुलिस अभी तक हवेली नहीं पहुंची थी, मतलब साफ था रागिनी अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अब उसके लिए एक ही आसरा बचा था, अस्पताल। गगन ने सोचा क्यों न शहर के हॉस्पिटल में जाकर रागिनी की तलाश की जाए। मगर मुश्किल ये थी कि शहर में इतने हॉस्पिटल थे कि अगर एक दिन में 10 हॉस्पिटल में भी वह पूछता तो भी कम से कम 10 से 15 दिन तो लग ही जाते सारे हॉस्पिटल कवर करने में।
ये भी स्पष्ट नहीं था कि रागिनी अभी तक इसी शहर में है या कि किसी और शहर चली गई। हालांकि काम थोड़ा मुश्किल था, चूंकि गगन के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा उसने शहर के उन हॉस्पिटलों में रागिनी के बारे में पता करने का निश्चय किया जो हवेली के नजदीक थे या फिर हाईवे के किनारे थे। अभी गगन अपने आगे का प्लान तय ही कर रहा था कि तभी ओम का मोबाइल घंघना उठा। ओम ने जैसे ही मोबाइल के स्क्रीन पर नजर डाला, उस पर चमकते नंबर को देखते ही वह धीरे से बोला, माँ की कॉल। अपनी माँ के आए हुए कॉल को देखकर ओम को ध्यान आया कि उसने इधर कई दिनों से अपने घर पर एक भी बार कॉल नहीं किया था। अपनी माँ के कॉल को रिसीव करने से पहले ही माँ से क्या बोलना है, इस बारे में ओम ने मन में विचार कर लिया और फिर कॉल रिसीव किया। जैसा कि पहले से ही अंदाजा था, ओम के कॉल रिसीव करते ही उसकी माँ ने शिकायत भरे लहजे में कहा, कितने दिनों से तुम हो कहाँ? न तो तुम्हारा नंबर लग रहा था और ना ही तुमने ही एक भी बार कॉल किया। कहीं तुम शादी वाली बात लेकर मुझसे नाराज तो नहीं होना? अपनी सफाई देते हुए ओम बोला, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लग रहा होगा। और कई लोग भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं। ओम भले ही अपनी माँ से बात कर रहा था, मगर उस समय भी वह गगन की ही गिरफ्त में था। इसका असर ओम के बोलने और बात करने के लहजे में साफ झलक रहा था। ये बात ओम की माँ से भी न छिप सकी। ओम की बदली हुई आवाज सुनकर ओम की माँ बोली, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है? माँ का सवाल सुनकर ओम सफाई देते हुए बोला, हाँ। हाँ, क्यों? ओम की थोड़ी चिंतित स्वर में बोली, तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। ओम बहाने बनाता हुआ बोला, वो गले में थोड़ी खराश होने की वजह से ऐसा है। ओम की माँ दोबारा बोली, ज्यादा परेशानी तो नहीं है ना? दवा लिए या नहीं? ओम बोला, अरे नहीं, मामूली सी परेशानी है, नमक पानी गर्म करके उसका गरारा करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ओम की माँ बोली, ठीक है। कुछ देर चुप रहने के बाद ओम की माँ ओम से बोली, तो तुमने क्या सोचा? अपनी माँ का सवाल ओम को समझ नहीं आया। वह बड़े ही सादगी पूर्वक बोला, किस बारे में? ओम की माँ बोली, कोमल से शादी करने के बारे में। उसके माँ बाबू जी आए थे, वे तुम दोनों की सगाई करवाने की बात कह रहे थे। हमारा भी मानना है कि अब इस काम में ज्यादा देरी ठीक नहीं है। लड़की का जिक्र सुनते ही ओम की मर्जी का तो पता नहीं, मगर गगन की नीयत डोल गई। वह झट से जवाब दिया, माँ, मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? ओम के मुंह से इतना सुनना था कि उसकी माँ बोली, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो फिर हम अगले हफ्ते ही तुम दोनों की सगाई की तारीख फाइनल करती हूँ। ओम बोला, इतनी जल्दी? ओम की माँ बोली, जल्दी कहाँ है? तुम ऐसा करो, 2-3 में घर आ जाओ। सगाई करने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाना है। जरूरी काम का जिक्र सुनकर ओम अपनी माँ से बोला, ऐसा भी क्या जरूरी काम है? ओम की माँ बोली, वह सब तुम मुझ पर छोड़ो, तुम बस आने की तैयारी करो। ओम कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह मन में सोचने लगा, ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले रखा है, उसी को कुछ दिनों के लिए और एक्सटेंड करवा लूं और इसी दौरान घर हो आऊं। इस दौरान रागिनी को ढूंढने वाली बात उसके दिमाग से उतर चुकी थी। ओम ने एक झटके में अपनी माँ को जवाब दिया, ठीक है, मैं 2 दिन बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। ओम की माँ बोली, ठीक है। इतना कहकर वे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल के करते ही ओम के दिमाग पर गगन फिर हावी हो गया। ऐसा होते ही रागिनी को ढूंढने वाली बात उसके जेहन में फिर ताजा हो उठी। आगे जारी है। हवेली से लौटकर ओम सीधा अपने कमरे पहुंचा। रोज की तरह उसने आज वापसी में शराब की बोतल भी न ली। कमरे पर पहुंचकर वह एकदम शांत सा बेड पर बैठा रहा, हालांकि उसके मन में जोरों का तूफान उथल पुथल मचाए हुए था। ओम के मन में, या फिर यूं कह लीजिए कि गगन के मन में, यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार रागिनी हवेली में उसकी कैद से आजाद हुई तो हुई कैसे? वह भी तब जबकि उस हवेली की तरफ जाने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी, फिर हवेली के अंदर जाने का सवाल बहुत दूर की बात थी। लेकिन बिना किसी की सहायता के तो रागिनी का हवेली से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। गगन के मन में दूसरा सवाल जो उठ रहा था वह था, रागिनी वहां से निकलकर आखिरकार गई कहां होगी? गगन के मन में उठने वाला सवाल बिल्कुल जायज था। उसने रागिनी की यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाया, जैसी स्थिति रागिनी की थी उस स्थिति में तो उसका 10 कदम भी चलना मुश्किल था। तो क्या कोई ऐसा शख्स था जो उसको लेकर किसी गाड़ी से वहां से निकला था, मगर वहां हवेली में किसी भी गाड़ी के आने या जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। गगन ने अंदाजा लगाया कि रागिनी हवेली से निकलने के बाद हो न हो इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में गई होगी या फिर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने। इसका निष्कर्ष ये निकलता था कि यदि रागिनी ने पुलिस में शिकायत की होगी तो पुलिस तुरंत हवेली जाती छानबीन करने के लिए। चूंकि पुलिस अभी तक हवेली नहीं पहुंची थी, मतलब साफ था रागिनी अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। अब उसके लिए एक ही आसरा बचा था, अस्पताल। गगन ने सोचा क्यों न शहर के हॉस्पिटल में जाकर रागिनी की तलाश की जाए। मगर मुश्किल ये थी कि शहर में इतने हॉस्पिटल थे कि अगर एक दिन में 10 हॉस्पिटल में भी वह पूछता तो भी कम से कम 10 से 15 दिन तो लग ही जाते सारे हॉस्पिटल कवर करने में। ये भी स्पष्ट नहीं था कि रागिनी अभी तक इसी शहर में है या कि किसी और शहर चली गई। हालांकि काम थोड़ा मुश्किल था, चूंकि गगन के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा उसने शहर के उन हॉस्पिटलों में रागिनी के बारे में पता करने का निश्चय किया जो हवेली के नजदीक थे या फिर हाईवे के किनारे थे। अभी गगन अपने आगे का प्लान तय ही कर रहा था कि तभी ओम का मोबाइल घंघना उठा। ओम ने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाला, उस पर चमकते नंबर को देखते ही वह धीरे से बोला, माँ की कॉल। अपनी माँ के आए हुए कॉल को देखकर ओम को ध्यान आया कि उसने इधर कई दिनों से अपने घर पर एक भी बार कॉल नहीं किया था।
अपनी माँ के कॉल को रिसीव करने से पहले ही माँ से क्या बोलना है, इस बारे में ओम ने मन में विचार कर लिया और फिर कॉल रिसीव किया। जैसा कि पहले से ही अंदाजा था, ओम के कॉल रिसीव करते ही उसकी माँ ने शिकायत भरे लहजे में कहा, कितने दिनों से तुम हो कहाँ? न तो तुम्हारा नंबर लग रहा था और ना ही तुमने ही एक भी बार कॉल किया। कहीं तुम शादी वाली बात लेकर मुझसे नाराज तो नहीं होना? अपनी सफाई देते हुए ओम बोला, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लग रहा होगा। और कई लोग भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं। ओम भले ही अपनी माँ से बात कर रहा था मगर उस समय भी वह गगन की ही गिरफ्त में था। इसका असर ओम के बोलने और बात करने के लहजे में साफ झलक रहा था। ये बात ओम की माँ से भी न छिप सकी। ओम की बदली हुई आवाज सुनकर ओम की माँ बोली, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है? माँ का सवाल सुनकर ओम सफाई देते हुए बोला, हाँ। हाँ, क्यों? ओम की थोड़ी चिंतित स्वर में बोली, तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। ओम बहाने बनाता हुआ बोला, वो गले में थोड़ी खराश होने की वजह से ऐसा है। ओम की माँ दोबारा बोली, ज्यादा परेशानी तो नहीं है ना? दवा लिए या नहीं? ओम बोला, अरे नहीं, मामूली सी परेशानी है ना, मग पानी गर्म करके उसका गरारा करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ओम की माँ बोली, ठीक है। कुछ देर चुप रहने के बाद ओम की माँ ओम से बोली, तो तुमने क्या सोचा? अपनी माँ का सवाल ओम को समझ नहीं आया। वह बड़े ही सादगी पूर्वक बोला, किस बारे में? ओम की माँ बोली, कोमल से शादी करने के बारे में। उसके माँ बाबू जी आए थे, वे तुम दोनों की सगाई करवाने की बात कह रहे थे। हमारा भी मानना है कि अब इस काम में ज्यादा देरी ठीक नहीं है। लड़की का जिक्र सुनते ही ओम की मर्जी का तो पता नहीं मगर गगन की नीयत डोल गई। वह झट से जवाब दिया, माँ, मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? ओम के मुंह से इतना सुनना था कि उसकी माँ बोली, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो फिर हम अगले हफ्ते ही तुम दोनों की सगाई की तारीख फाइनल करती हूँ। ओम बोला, इतनी जल्दी? ओम की माँ बोली, जल्दी कहाँ है, तुम ऐसा करो 2-3 में घर आ जाओ। सगाई करने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाना है। जरूरी काम का जिक्र सुनकर ओम अपनी माँ से बोला, ऐसा भी क्या जरूरी काम है? ओम की माँ बोली, वह सब तुम मुझ पर छोड़ो, तुम बस आने की तैयारी करो। ओम कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह मन में सोचने लगा, ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले रखा है, उसी को कुछ दिनों के लिए और एक्सटेंड करवा लूं और इसी दौरान घर हो आऊं। इस दौरान रागिनी को ढूंढने वाली बात उसके दिमाग से उतर चुकी थी। ओम ने एक झटके में अपनी माँ को जवाब दिया, ठीक है, मैं 2 दिन बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। ओम की माँ बोली, ठीक है। इतना कहकर वे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल के करते ही ओम के दिमाग पर गगन फिर हावी हो गया। ऐसा होते ही रागिनी को ढूंढने वाली बात उसके जेहन में फिर ताजा हो उठी। CH75 तुम कौन हो? अब आगे। श्रेया रागिनी को लेकर शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंची। ये वही जगह थी जहां श्रेया अक्सर तन्हाई ढूंढते हुए चली आती थी जब भी कभी उसका मन उदास होता था। इस जगह के साथ उसका एक अजीब ही जुड़ाव सा हो गया था। कभी यह एक शानदार मकान हुआ करता था मगर अब महज एक खंडहर था। श्रेया चून की रागिनी के शरीर में प्रवेश कर उसे अपने वश में करके रागिनी को यहाँ लाई थी, लिहाजा रागिनी को स्वयं इस बात का एहसास नहीं था कि वह कब और कैसे कहाँ पहुंच चुकी थी। श्रेया जैसे ही रागिनी के शरीर से अलग हुई, रागिनी को अपने आप का होश हुआ। खुद का होश होते ही रागिनी ने जैसे ही अपने आसपास का माहौल देखा, वह एकदम से चौंक पड़ी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अचानक ही हॉस्पिटल से यहाँ कैसे पहुंच गई। उसने अपने आसपास बेसब्री से निगाहें दौड़ाना शुरू किया। रागिनी को अपने आसपास का माहौल बिल्कुल अलग और नया लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि आज से पहले उसने कभी भी ये जगह न तो देखी थी और न ही यहाँ आई थी। फिर अचानक ही यहाँ इस तरह उसका पहुंचना उसे परेशान किए जा रहा था। रागिनी के जेहन में अचानक ही एक सवाल पनपा, कहीं वह दोबारा तो कैद में नहीं पहुंच गई। इस बात का एहसास होना ही था कि एक अनजाने भय से उसका पूरा बदन एकदम से कांप उठा। एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। इस बेचैनी का असर ये हुआ कि रागिनी वहां से निकलने का मार्ग ढूंढने लगी। रागिनी उस जगह से निकलने का प्रयास कर ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम परेशान मत हो। अपने कानों में यह आवाज पड़ते ही रागिनी तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी, मगर उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। वह अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई मगर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। इस घटना से रागिनी थोड़ा भयभीत हो उठी। उसकी सांसें उसके गले में ही अटकने लगी। वह डरते हुए बोली, कौन कौन है? रागिनी को भयभीत होता हुआ देख श्रेया बोली, रागिनी, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मैं हूँ, मैं श्रेया। रागिनी उसी तरह भयभीत होते हुए बोली, कौन? श्रेया, मैं किसी श्रेया को नहीं जानती, तुम सामने क्यों नहीं आती? इतना कहते कहते रागिनी का चेहरा डर के मारे पसीना पसीना हो गया। रागिनी की बात सुनते ही श्रेया बोली, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? रागिनी पहले से ही डरी सहमी थी, फिर एक अनजान और अदृश्य आवाज में उसे और भी डरा दिया था। वह भला क्या याद रखती? ऐसी स्थिति में तो आदमी अपने आप को भूल जाए। रागिनी उसी तरह सहमते हुए जवाब दी, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। रागिनी के मुंह से यह बात सुनते ही श्रेया को समझ आ गया कि अब यदि उसने रागिनी के सामने आने में थोड़ी और देर की तो शायद रागिनी और भी ज्यादा डर जाएगी। इसलिए श्रेया रागिनी के ठीक सामने प्रकट हो गई। अपनी नजरों के सामने हवा में कोई आकृति उभरता हुआ देख रागिनी के डॉक्टर का कोई ठिकाना न रहा। वह डर के मारे कई कदम पीछे हट गई और डरी सहमी निगाहों से कभी अपने सामने तो कभी बगले देखने लगी। रागिनी ले देखते ही देखते उसकी नजरों के सामने एक खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई।
रागिनी को अब भी कंपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। रागिनी को लगा कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रही। अपने भ्रम को दूर करने के लिए वह अपनी आंखें मिचना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, उसे वही लड़की अपने सामने खड़ी दिखाई दी। रागिनी की मनोस्थिति भांपते हुए शिया रागिनी से बड़े ही मधुर स्वर में बोली, रागिनी, तुम डरो नहीं, मैं शिया हूँ, वही शिया जिसने तुम्हें उस हवेली की कैद से आजाद कराया था। शिया की बातें सुनकर एक बार को रागिनी के मुंह से एकदम से निकल गया, हवेली, कैद, मुझे आजाद कराया था, ये सब तुम क्या कह रही हो? कैसी हवेली और कौन कैद किया था मुझे? रागिनी की यह बात सुनते ही शिया के चेहरे पर शिकन उभर आई। वह खुद इस सोच में पड़ गई, वास्तव में रागिनी को कुछ याद नहीं है या फिर वह कुछ भी याद न होने का बहाना बना रही है। कहीं रागिनी की यादाश्त तो नहीं। शिया एक बार फिर रागिनी से बोली, रागिनी, क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम कौन हो? रागिनी ने जवाब दिया, जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानती तो फिर तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? इस बार बोलते हुए रागिनी का लहजा थोड़ा कठोर हो चुका था। शिया को रागिनी का ये लहजा कुछ पसंद नहीं आया। उसे रागिनी की बातें सुनकर कुछ देर पहले तक उस पर तरस आ रहा था, मगर रागिनी का बदला हुआ मिजाज देखकर शिया के मन में उठने वाला संदेह और भी गहराने लगा। शिया ने अभी तक नरमी और हमदर्दी भरे लहजे का इस्तेमाल किया था। शिया को उम्मीद थी कि रागिनी का अतीत को जान समझकर रागिनी के माध्यम से वह ओम को मुक्त कराने में सफल हो जाएगी, मगर यहाँ तो रागिनी को ही समझना मुश्किल हो रहा था। उसके अतीत तक पहुंचने की तो बात ही दूर की थी। किसी तरह बात न बनता देख शिया भी मजबूरन अपना लहजा कड़ा करते हुए बोली, रागिनी, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है या फिर तुम खुद कुछ बताना नहीं चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर मैं तुम्हें कैद से आजाद कर सकती हूँ तो तुम्हें दोबारा कैद में डाल भी सकती हूँ। मुझे तुम्हारी आजादी या गुलामी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे किसी की चिंता है तो वह मेरे ओम की। तुम्हारी वजह से वह ऐसी मुसीबत में फंस गया है कि अर्श से गिरकर सीधे फर्श पर जा पहुंचा है। मैं उसे इस तरह गिरता हुआ नहीं देख सकती और इन सब का कारण तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी वजह से ही बदले की आग में जलती किसी आत्मा ने उसके शरीर को अपने वश में कर रखा है और वह उसको माध्यम बनाकर अपने मंसूबे फलीभूत करना चाहता है। इसलिए मैं एक बार फिर तुमसे विनती करती हूँ कि भगवान के लिए मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा अतीत क्या है। उद्धरण चिन्ह CH76 आप बीती। अब आगे। अपनी बात कहने के बाद शिया जैसे ही पीछे मुड़कर रागिनी की तरफ देखी, वह एकदम से चौंक पड़ी। रागिनी जो अभी कुछ देर पहले तक अपने पैरों पर खड़ी थी, वह जमीन पर बेसुध सी गिरी पड़ी थी। रागिनी का ये हाल देखते ही शिया एकदम से घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे रागिनी जमीन पर गिर पड़ी। शिया अभी रागिनी को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक ही उसे ध्यान आया कि रागिनी ने तो कब से कुछ खाया पिया ही नहीं और उसे जो दवा खानी थी उसने वह भी नहीं खाई थी। शिया रागिनी को होश में लाने की कोशिश करने लगी। हॉस्पिटल से आते वक्त शिया ने रागिनी को दी जाने वाली दवा भी साथ में ले लिया था, मगर उसे याद ही नहीं रहा था कि वह रागिनी के लिए कुछ खाने का सामान भी ले ले। वह तो गनीमत थी कि हॉस्पिटल में रागिनी के टेबल पर कुछ ब्रेड और एक पानी का बोतल पड़ा था, जिसे आते वक्त वह अपने साथ ही ले आई थी। शिया ने बोतल के पानी से कुछ छींटे रागिनी ले मुंह पर मारे और फिर रागिनी जैसे ही होश में आई उसके सामने ब्रेड और दवा रख दिए। रागिनी को वास्तव में बहुत जोरों की भूख लगी थी। पलक झपकते ही वह ब्रेड पर टूट पड़ी। ब्रेड खाकर पानी पीने के बाद रागिनी की जान में कुछ जान आई। रागिनी ब्रेड खाकर थोड़ा आराम से बैठी ही थी कि शिया ने उसकी तरफ दवा बढ़ा दिया। रागिनी ने उन दवाओं को बिना किसी झिझक के ही तुरंत खा लिए। रागिनी को बिना किसी झिझक के दवा खाते देख शिया को कुछ आश्चर्य हुआ। जहां तक ब्रेड खाने की बात थी तो समझ आता है कि कोई भी भूखा होने वैसा ही करेगा, मगर रागिनी के दवा खाने वाली बात ने शिया के मन में कुछ संदेह पैदा कर दिया। वह सोचने लगी, अगर रागिनी को कुछ याद ही नहीं है तो फिर उसे यह कैसे पता कि उसे कोई दवा खानी थी? दवा को देखकर ही उसे सवाल करने चाहिए थे, मगर उसने तो कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब तो यही हुआ कि वह जानबूझकर कुछ भी याद न होने का बहाना बना रही है। शिया के दिमाग में एक विचार आया। वह झट से रागिनी से बोली, अब तुम्हारी चोट कैसी है? रागिनी अभी किसी और ही विचार में खोई थी। वह झट से बोल पड़ी, पहले से काफी बेहतर है। रागिनी का जवाब सुनते ही शिया तुरंत बोल पड़ी, मगर यह चोट तुम्हें लगी कैसे? रागिनी उसी प्रवाह में आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ही चुप हो गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। शिया ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। वह एक बार फिर रागिनी से निवेदन करते हुए बोली, रागिनी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह याद है, बस तुम बताना नहीं चाहती। तुम्हारी इस मंशा के पीछे क्या वजह है मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी मंशा चाहे जो भी हो, मगर एक बात जान लो, तुम्हारी वजह से एक निर्दोष और मासूम गुनाहों के गर्त में धंसता जा रहा है। अगर समय रहते मैंने कुछ किया नहीं तो फिर स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम भले ही अपने आप को माफ कर लो, मगर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हें नेस्तनाबूद कर दूंगी। अभी तुमने मेरी दया और रहम देखा है, अभी तुमने मेरा रौद्र रूप नहीं देखा। आखिरी बात कहते कहते शिया के अल्फाज एकदम से कठोर हो उठे। शिया के बदलते तेवर देखकर रागिनी अंदर ही अंदर सहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अंततः उसे हालात के आगे हथियार डालने ही पड़े। वह शिया से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना शिया, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर मेरी भी मजबूरी थी।
मैं उस बीते दौर को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसमें केवल जख्मों और आंसुओं का सैलाब है। मुझे डर था कि जिस दर्द से मुश्किलों से मेरा पीछा छूटा था कहीं वह दोबारा मुझे अपनी गिरफ्त में ना ले ले। इतना कहने के बाद रागिनी शिया की आंखों में देखते हुए बोली, आखिरकार तुम भी तो वह भयावह रूप देख ही चुकी हो। उसकी कल्पना मात्र से ही मेरा सारा वजूद हिल उठा है। शिया को यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं थी कि रागिनी सच कह रही है। जो घटना रागिनी के साथ घटी थी वैसी अगर किसी के साथ भी घटती, उसका यही हाल होता। मगर शिया भी तो मजबूर थी। कभी कभी किसी जख्म का इलाज करने से पहले उसे कुरेद कर उसकी आंतरिक सफाई करना जरूरी होता है ताकि उसे जड़ से ठीक किया जा सके। केवल ऊपर से लेप लगाने से कभी कभी कुछ जख्म अंदर ही अंदर कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। रागिनी के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही था। उसने अपने जख्मों पर ऊपर ही ऊपर मरहम का लेप लगाया था, न कि जड़ से उसका इलाज किया था। मगर अब शिया रागिनी वाली गलती नहीं करना चाहती थी। शिया के समझाने और हिम्मत बढ़ाने पर आखिरकार रागिनी अपने अतीत की डायरी के पन्ने पलटने पर राजी हो गई। रागिनी को राजी होता देख शिया के मन में उम्मीद की किरण जग मगा उठी। शिया का मन हुआ वह रागिनी को अपने गले से लगा ले, मगर फिर वह अपने जज्बातों को काबू में कर ली। रागिनी जो करने जा रही थी वह करना उसके लिए इतना आसान नहीं था। इस बात का संकेत उसके चेहरे का बदलता रंग साफ बता रहा था। रागिनी अभी भी आगे कुछ बोलने से पहले बार बार शिया की तरफ बड़ी बेबस नजरों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह शिया से कह रही हो कि क्या सच में ये सब करना इतना जरूरी है। रागिनी को अपनी तरफ इस तरह ताकता हुआ देख शिया हौले से मुस्कुराते हुए उसका ढाढ़स बढ़ाए। CH-77 तलाश। अब आगे रागिनी की तलाश में ओम ने एक एक कर सभी संभावित हॉस्पिटल में छानबीन करना शुरू कर दिया। 2 दिन तक वह सुबह से देर रात तक इसी काम में लगा रहा, मगर रागिनी के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं मिली। रागिनी की कोई खबर न मिलने से ओम, या फिर यूं कह लीजिए गगन, को काफी हताशा हुई। रागिनी की अस्पतालों में तलाश करने के साथ ही ओम ने सभी अखबारों में भी उसकी तलाश की, मगर वहां भी उसके हाथ निराशा ही लगी। किसी भी अखबार में रागिनी के बारे में कोई खबर नहीं छपी थी। 2 दिनों की गहन छानबीन के बाद ओम को यह विश्वास हो गया कि या तो रागिनी को किसी ने किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया या फिर उसने शहर छोड़ दिया है। तीसरे दिन सुबह के समय ओम देर तक सोता रह गया था। वैसे भी आजकल ओम की जिंदगी में जो हो रहा था ओम को खुद ही खबर नहीं था। इस समय ओम ऐसी गाड़ी था जिसकी स्टीयरिंग किसी और के हाथ में थी। एक ऐसा राजा था जो किसी और ले इशारे पर नाच रहा था, मगर प्रजा को यही लग रहा था कि सारे काम उनका राजा ही कर रहा है। ओम का मोबाइल अचानक ही घंघना उठा। मोबाइल के तेज बजते रिंगटोन ने ओम की नींद में विघ्न डाल दिया, जिसकी वजह से ओम की नींद टूट गई। वह अनमने ढंग से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ कॉल पर उसकी कंपनी का HR था। उसने ओम की ताजा हालत जानने के लिए फोन किया था क्योंकि ओम पिछले कई दिनों से छुट्टी पर चल रहा था। पहले तो कंपनी की तरफ से उसे छुट्टी दी गई थी और बाद में ओम ने खुद भी अपनी छुट्टी कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड करवा ली थी। ओम के द्वारा कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो ओम, कैसे हो? ओम चूंकि अभी तक हल्की नींद में ही था, वह एकाएक अपने HR की आवाज पहचान नहीं पाया और नंबर तो उसने देखा ही नहीं था जिससे पता चलता कि कॉल उसकी कंपनी से आया है। सामने वाले का प्रश्न सुनकर ओम बोला, ठीक ही हूँ, वैसे आप कौन बोल रहे हैं? ओम का ये सवाल उसके HR को कुछ अटपटा लगा, तथापि कुछ दिनों पहले के ओम की हालात को ध्यान रखते हुए HR ने बड़े सादगी पूर्वक जवाब दिया, मैं संदीप बोल रहा हूँ। HR डिपार्टमेंट से। संदीप का नाम सुनते ही ओम को ध्यान आया। वह झट से बोला, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल किया? संदीप ने जवाब दिया, बस ऐसे ही। अब कैसी है आपकी तबीयत? कंपनी कब से आ रहे हैं? ओम थोड़ी देर शांत रहा और फिर धीरे से बोला, पहले से कुछ बेहतर है। रही बात कंपनी आने की, तो उसमें अभी कुछ दिनों की और देरी है। उसी समय ओम को पिछले दिनों मां से हुई बात याद आ गई। वह झट से बोला, कुछ जरूरी काम से घर जाना है। मां का कॉल आया था, घर से लौटकर कंपनी ज्वाइन करूंगा। संदीप बोला, कब जाना है? ओम बोला, आज ही। संदीप बोला, ओके, गुड लक एंड हैप्पी जर्नी। ओम बोला, थैंक्स। इसके बाद दोनों तरफ से कॉल विच्छेद हो गया। पिछले 2 दिनों से ओम रागिनी की खोजबीन में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे यह बात याद ही ना रही थी कि उसे अपने घर भी जाना है। वह तो भला हो उसकी कंपनी के HR का, जिसने उसका हाल जानने के लिए कॉल कर दिया, और इसी बहाने ओम को अपनी मां से किया वादा याद आ गया। घर जाने की बात याद आते ही ओम बाकी सारे काम छोड़कर घर जाने की तैयारी में लग गया। हालांकि कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे घर जाने से मना कर रहा है। ऐसा कौन कर रहा था, इस बात से ओम ही अनजान था। मगर मां की इच्छाओं के आगे किसी और की इच्छा की क्या बिसात। रूम से घर जाने के लिए निकलने के बाद भी रास्ते में ओम के दिलो दिमाग पर गगन का प्रभाव सर चढ़कर बोल रहा था। एक बार गगन का प्रभाव होने पर ओम के दिमाग में केवल और केवल रागिनी की बातें ही गूंजने लगती थी। यादों के इस बहाव में वो सारे किनारे एक एक कर सजीव होने लगे जिनसे कभी गगन गुजारा था। इन यादों के सफर का प्रभाव ये होने लगा कि देखते ही देखते ओम के चेहरे के भाव रह रहकर बदलने लगे। कभी कभी वह अनायास ही मुस्कुरा उठता, तो दूसरे ही पल उसकी आंखें क्रोध से धधक उठती और चेहरे पर एकदम से कठोरता उभर आती। ओम के इस बदलते रूप पर उसके सहयात्रियों की भी निगाह पड़ रही थी। परिणाम ये हुआ कि उनके बीच ओम को लेकर आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। वे आपस में कुछ बातें करते और फिर ओम की तरफ देखने लगते और फिर दोबारा आपस में बातें करने लगते। सहयात्रियों को प्रेम कोई मानसिक रोगी जैसा लग रहा था।
इस अनुमान के परिणाम स्वरूप ओम के सहयात्री ओम से कुछ दूरी बनाने लगे। सहयात्रियों का ये व्यवहार ओम को बड़ा अजीब लगा, मगर वह कुछ नहीं बोला। शायद उसे असलियत का अंदाजा न था। इसी तरह बदलते हालात और अंदाज के बीच अगले दिन आखिरकार ओम अपने शहर पहुंच गया और फिर कुछ और देर बाद अपने घर भी। ओम के घर पहुंचने की देर थी। ओम की माँ ओम को आया देख मारे खुशी के झूम उठी, मगर उनकी यह खुशी कुछ ही देर बाद जाती रही। कारण था ओम का बदला हुआ व्यवहार। जो ओम कभी अपने घर पर पहुंचते ही मुस्कुराकर अपनी माँ के कदमों से लिपट पड़ता था, वहीं ओम आज घर पर पहुंचने के बाद काफी थका थका सा लग रहा था। उसके शरीर का बदला हुआ ढांचा बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों में उसने अपने खान पान में कितनी लापरवाही की है। पिछले दफा जब ओम घर से रवाना हुआ था तो उसके रूप रंग काफी खिला खिला था। चेहरे पर एक अलग ही ताजगी थी। अब जबकि वह लौटा था तो चेहरे पर ताजगी की जगह झुर्रियां नजर आ रही थी। आंखों के नीचे काले धब्बे नजर आ रहे थे। शरीर सूख कर काटा हुआ जा रहा था। ओम की कभी ऐसा रूप भी होगा, ऐसा ओम की मां ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेटे की यह हालत देख वह एकदम से चिंतित हो उठी। आगे जारी है। रागिनी की तलाश में ओम ने एक एक कर सभी संभावित हॉस्पिटल में छानबीन करना शुरू कर दिया। 2 दिन तक वह सुबह से देर रात तक इसी काम में लगा रहा, मगर रागिनी के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं मिली। रागिनी की कोई खबर न मिलने से ओम, या फिर यूं कह लीजिए गगन को काफी हताशा हुई। रागिनी की अस्पतालों में तलाश करने के साथ ही ओम ने सभी अखबारों में भी उसकी तलाश की, मगर वहां भी उसके हाथ निराशा ही लगी। किसी भी अखबार में रागिनी के बारे में कोई खबर नहीं छपी थी। 2 दिनों की गहन छानबीन के बाद ओम को यह विश्वास हो गया कि या तो रागिनी को किसी ने किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया या फिर उसने शहर छोड़ दिया है। तीसरे दिन सुबह के समय ओम देर तक सोता रह गया था। वैसे भी आजकल ओम की जिंदगी में जो हो रहा था, ओम को खुद ही खबर नहीं था। इस समय ओम ऐसी गाड़ी था जिसकी स्टीयरिंग किसी और के हाथ में थी। एक ऐसा राजा था जो किसी और ले इशारे पर नाच रहा था, मगर प्रजा को यही लग रहा था कि सारे काम उनका राजा ही कर रहा है। ओम का मोबाइल अचानक ही घंघना उठा। मोबाइल के तेज बजते रिंगटोन ने ओम की नींद में विघ्न डाल दिया, जिसकी वजह से ओम की नींद टूट गई। वह अनमने ढंग से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ कॉल पर उसकी कंपनी का एचआर था। उसने ओम की ताजा हालत जानने के लिए फोन किया था, क्योंकि ओम पिछले कई दिनों से छुट्टी पर चल रहा था। पहले तो कंपनी की तरफ से उसे छुट्टी दी गई थी और बाद में ओम ने खुद भी अपनी छुट्टी कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड करवा ली थी। ओम के द्वारा कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो ओम, कैसे हो? ओम चूंकि अभी तक हल्की नींद में ही था, वह एकाएक अपने एचआर की आवाज पहचान नहीं पाया और नंबर तो उसने देखा ही नहीं था, जिससे पता चलता कि कॉल उसकी कंपनी से आया है। सामने वाले का प्रश्न सुनकर ओम बोला, ठीक ही हूँ, वैसे आप कौन बोल रहे हैं? ओम का ये सवाल उसके एचआर को कुछ अटपटा लगा, तथापि कुछ दिनों पहले के ओम की हालात को ध्यान रखते हुए एचआर ने बड़े सादगी पूर्वक जवाब दिया, मैं संदीप बोल रहा हूँ, एचआर डिपार्टमेंट से। संदीप का नाम सुनते ही ओम को ध्यान आया। वह झट से बोला, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल किया? संदीप ने जवाब दिया, बस ऐसे ही। अब कैसी है आपकी तबीयत? कंपनी कब से आ रहे हैं? ओम थोड़ी देर शांत रहा और फिर धीरे से बोला, पहले से कुछ बेहतर है। रही बात कंपनी आने की, तो उसमें अभी कुछ दिनों की और देरी है। उसी समय ओम को पिछले दिनों माँ से हुई बात याद आ गई। वह झट से बोला, कुछ जरूरी काम से घर जाना है। माँ का कॉल आया था, घर से लौटकर कंपनी ज्वाइन करूंगा। संदीप बोला, कब जाना है? ओम बोला, आज ही। संदीप बोला, ओके, गुड लक एंड हैप्पी जर्नी। ओम बोला, थैंक्स। इसके बाद दोनों तरफ से कॉल विच्छेद हो गया। पिछले 2 दिनों से ओम रागिनी की खोजबीन में इतना ज्यादा खो गया था कि उसे यह बात याद ही ना रही थी कि उसे अपने घर भी जाना है। वह तो भला हो उसकी कंपनी के एचआर का, जिसने उसका हाल जानने के लिए कॉल कर दिया, और इसी बहाने ओम को अपनी माँ से किया वादा याद आ गया। घर जाने की बात याद आते ही ओम बाकी सारे काम छोड़कर घर जाने की तैयारी में लग गया। हालांकि कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे घर जाने से मना कर रहा है। ऐसा कौन कर रहा था, इस बात से ओम ही अनजान था। मगर माँ की इच्छाओं के आगे किसी और की इच्छा की क्या बिसात। रूम से घर जाने के लिए निकलने के बाद भी रास्ते में ओम के दिलो दिमाग पर गगन का प्रभाव सर चढ़कर बोल रहा था। एक बार गगन का प्रभाव होने पर ओम के दिमाग में केवल और केवल रागिनी की बातें ही गूंजने लगती थी। यादों के इस बहाव में वो सारे किनारे एक एक कर सजीव होने लगे, जिनसे कभी गगन गुजारा था। इन यादों के सफर का प्रभाव ये होने लगा कि देखते ही देखते ओम के चेहरे के भाव रह रहकर बदलने लगे। कभी कभी वह अनायास ही मुस्कुरा उठता, तो दूसरे ही पल उसकी आंखें क्रोध से धधक उठती और चेहरे पर एकदम से कठोरता उभर आती। ओम के इस बदलते रूप पर उसके सहयात्रियों की भी निगाह पड़ रही थी। परिणाम ये हुआ कि उनके बीच ओम को लेकर आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। वे आपस में कुछ बातें करते और फिर ओम की तरफ देखने लगते और फिर दोबारा आपस में बातें करने लगते। सहयात्रियों को प्रेम कोई मानसिक रोगी जैसा लग रहा था। इस अनुमान के परिणाम स्वरूप ओम के सहयात्री ओम से कुछ दूरी बनाने लगे। सहयात्रियों का ये व्यवहार ओम को बड़ा अजीब लगा, मगर वह कुछ नहीं बोला। शायद उसे असलियत का अंदाजा न था। इसी तरह बदलते हालात और अंदाज के बीच अगले दिन आखिरकार ओम अपने शहर पहुंच गया और फिर कुछ और देर बाद अपने घर भी। ओम के घर पहुंचने की देर थी। ओम की माँ ओम को आया देख मारे खुशी के झूम उठी, मगर उनकी यह खुशी कुछ ही देर बाद जाती रही। कारण था ओम का बदला हुआ व्यवहार।
जो ओम कभी अपने घर पर पहुंचते ही मुस्कुराकर अपनी मां के कदमों से लिपट पड़ता था, वहीं ओम आज घर पर पहुंचने के बाद काफी थका थका सा लग रहा था। उसके शरीर का बदला हुआ ढांचा बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों में उसने अपने खान पान में कितनी लापरवाही की है। पिछले दफा जब ओम घर से रवाना हुआ था तो उसके रूप रंग काफी खिला खिला था। चेहरे पर एक अलग ही ताजगी थी। अब जबकि वह लौटा था तो चेहरे पर ताजगी की जगह झुर्रियां नजर आ रही थी। आंखों के नीचे काले धब्बे नजर आ रहे थे। शरीर सूखकर कांटा हुआ जा रहा था। ओम की कभी ऐसा रूप भी होगा, ऐसा ओम की मां ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेटे की यह हालत देख वह एकदम से चिंतित हो उठी। CH-78 ओम शराबी। अब जबकि ओम लौटा था तो चेहरे पर ताजगी की जगह झुर्रियां नजर आ रही थी। आंखों के नीचे काले धब्बे नजर आ रहे थे। शरीर सूखकर कांटा हुआ जा रहा था। ओम का कभी ऐसा रूप भी होगा, ऐसा ओम की मां ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेटे की यह हालत देख वह एकदम से चिंतित हो उठी। ओम की बिगड़ी हुई सेहत ने ओम की मां को गहरे चिंता में डाल दिया। एक बार को तो वह सोचने लगी कि कहीं ओम कोमल से शादी नहीं करने की जिद की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहा, कहीं वह जानबूझकर तो अपनी सेहत खराब नहीं किया है। मगर तभी उन्हें ध्यान आया कि ओम ने फोन पर बताया था कि काम में व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण वह घर पर कॉल नहीं कर पा रहा था। जरूर काम के टेंशन की वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई है। माँ तो आखिर माँ ही होती है। बेटे की बिगड़ी हुई दशा देखकर कौन माँ सुकून से बैठ सकती है। ओम की माँ भी उनसे अलग थोड़े थी। वह भी भला कैसे शांत बैठी रह सकती थी। ओम की माँ के सामने एक और चिंता थी। अगले ही दिन कोमल के घर वाले ओम के साथ कोमल के रिश्ते की बात करने आने वाले थे। ओम की माँ ये सोचकर भी परेशान हो रही थी कि कोमल के घर वाले जब ओम की बदली हुई दशा देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे इस रिश्ते के लिए ही मना कर दें। अपने मन में उठने वाली चिंताओं को अपने मन में ही दबाए हुए ओम की माँ ओम के कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर गई। वह जैसे ही कमरे के दरवाजे को अंदर की तरफ हल्का सा धक्का दी, दरवाजा अंदर की तरफ खुलता चला गया। वह जैसे ही कमरे में अंदर प्रवेश की, सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। ओम बिस्तर पर लेटने की बजाय जमीन पर औंधे मुंह लेटा पड़ा था। उसके कपड़े बिल्कुल बेतरतीब पड़े थे। उसके बगल में ही शराब की एक बोतल पड़ी थी जो लुढ़की हुई अवस्था में थी। उससे गिरकर कुछ शराब जमीन पर फैल चुकी थी और कुछ शराब अभी बोतल में थी। ओम की मां ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उनको सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह भागकर ओम के बिल्कुल नजदीक पहुंची। वह झट से जमीन पर औंधे पड़े ओम को उठाने की कोशिश करने लगी, मगर ओम बेहोश सा पड़ा रहा। ओम की मां को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए ओम के मुंह के पास अपनी नाक बढ़ाई, मगर दूसरे ही पल अपना चेहरा पीछे खींच ली। ओम के मुंह से शराब की तेज गंध उठ रही थी। ओम शराब पीने लगा है, ऐसा सुनने के बारे में भी कभी नहीं सोचा था जिसने वह अपनी नजरों से ओम को शराब के नशे में धुत देख रही थी। ओम के घर में कोई भी शराब का सेवन तो दूर, शराब का नाम भी नहीं लेता था। ऐसे में ओम का यूं अचानक शराब में डूब जाना सामान्य घटना नहीं थी। इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा कारण था, मगर वह क्या था ये तभी पता चलने वाला था जबकि ओम खुद होश में आकर इसका रहस्योद्घाटन करे। ओम की मां ओम के शराब पीने से ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित हो रही थी कि कहीं इस घटना के बारे में ओम के पापा को पता चलेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए ओम के पापा के घर लौटने से पहले ओम का होश में आना बहुत जरूरी था। केवल होश में आना ही नहीं बल्कि उसका सामान्य होना भी। ओम की मां ने ओम को होश में लाने की दोबारा किया, मगर ओम होश में नहीं आया। हारकर उन्होंने पहले कमरे की बिगड़ी हुई हालत को ठीक करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी बिखरी चीजों को समेटकर सही जगह पर व्यवस्थित किया, उसके बाद कमरे में पोछा लगा दिया। रूम फ्रेशनर का छिड़काव करने के बाद शराब की गंध जाती रही। अब केवल ओम का होश में आना बाकी रह गया था। ओम की मां सोच ही रही थी कि उनके दिमाग में एक विचार आया और वे पानी से भरा जग लाकर ओम के ऊपर पूरा का पूरा पानी उड़ेल दी। पानी की ठंडक ने अपना असर दिखाया तो ओम अचानक ही चौंक कर उठ बैठा। ओम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे सामने उसकी मां नजर आई। अपनी मां को अपने सामने जमीन पर बैठा हुआ देख ओम एकदम से चौंक पड़ा। वह आश्चर्य में बोला, मां, आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हैं? ओम की बातें सुनकर उसकी मां गुस्से में बोली, अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? पता होगा भी कैसे, तुम तो किसी और ही दुनिया में जो हो। अपनी मां की बातें सुनकर ओम उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए बोला, मैं किसी और दुनिया में हूँ? ये आप क्या कह रही हैं? ओम की मां आगे बोलना शुरू की, और नहीं तो क्या, तुम्हें अपने आप का होश भी है कि तुम कहाँ और कब से किस हालत में पड़े हो? तुम शराब कब से पीने लगे? जरा मैं भी तो जानूं ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें शराब पीनी पड़ रही है? अपनी हालत देखी है तुमने, क्या से क्या हो गए हो? अपनी मां के मुंह से शराब पीने की बात सुनकर ओम खुद भी चौंक पड़ा। वह अपनी हथेली को अपने मुंह के सामने ले जाकर जोर से फूंक मारा। शराब की गंध अभी भी उसकी सांसों में बसी हुई थी। शराब की गंध नथुने में पड़ते ही ओम अपने चेहरे को पीछे खींच लिया और चौंकते हुए बोला, मैं और शराब? कब और कैसे? ओम आश्चर्य में अपनी मां की तरफ देखने लगा। ओम की हरकतें उसकी मां को भी आश्चर्य में डाल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई शराब भी पिया हो और उसे पता भी ना चले, और वह भी तब जबकि उसके आसपास कोई दूसरा शख्स न था। ओम की मां ओम पर गुस्सा होते हुए बोली, ये सब नौटंकी किसी और को दिखाना। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं जितना कि तुम मुझे समझ रहे हो। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं ये सब उनसे कहूंगी। मगर इससे पहले मुझे इसका कारण जानना है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं कोमल के साथ शादी न करने की जिद की वजह से तो नहीं?
ओम की बिगड़ी हुई सेहत ने ओम की मां को गहरे चिंता में डाल दिया। एक बार को तो वह सोचने लगी कि कहीं ओम कोमल से शादी नहीं करने की जिद की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहा, कहीं वह जानबूझकर तो अपनी सेहत खराब नहीं किया है। मगर तभी उन्हें ध्यान आया कि ओम ने फोन पर बताया था कि काम में व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण वह घर पर कॉल नहीं कर पा रहा था। जरूर काम के टेंशन की वजह से ही उसकी ऐसी हालत हुई है। माँ तो आखिर माँ ही होती है। बेटे की बिगड़ी हुई दशा देखकर कौन माँ सुकून से बैठ सकती है। ओम की माँ भी उनसे अलग थोड़े थी। वह भी भला कैसे शांत बैठी रह सकती थी। ओम की माँ के सामने एक और चिंता थी। अगले ही दिन कोमल के घर वाले ओम के साथ कोमल के रिश्ते की बात करने आने वाले थे। ओम की माँ ये सोचकर भी परेशान हो रही थी कि कोमल के घर वाले जब ओम की बदली हुई दशा देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे इस रिश्ते के लिए ही मना कर दें। अपने मन में उठने वाली चिंताओं को अपने मन में ही दबाए हुए ओम की माँ ओम के कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर गई। वह जैसे ही कमरे के दरवाजे को अंदर की तरफ हल्का सा धक्का दी, दरवाजा अंदर की तरफ खुलता चला गया। वह जैसे ही कमरे में अंदर प्रवेश की, सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। ओम बिस्तर पर लेटने की बजाय जमीन पर औंधे मुंह लेटा पड़ा था। उसके कपड़े बिल्कुल बेतरतीब पड़े थे। उसके बगल में ही शराब की एक बोतल पड़ी थी जो लुढ़की हुई अवस्था में थी। उससे गिरकर कुछ शराब जमीन पर फैल चुकी थी और कुछ शराब अभी बोतल में थी। ओम की मां ने जैसे ही ये दृश्य देखा, उनको सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह भागकर ओम के बिल्कुल नजदीक पहुंची। वह झट से जमीन पर औंधे पड़े ओम को उठाने की कोशिश करने लगी मगर ओम बेहोश सा पड़ा रहा। ओम की मां को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए ओम के मुंह के पास अपनी नाक बढ़ाई मगर दूसरे ही पल अपना चेहरा पीछे खींच ली। ओम के मुंह से शराब की तेज गंध उठ रही थी। ओम शराब पीने लगा है, ऐसा सुनने के बारे में भी कभी नहीं सोचा था जिसने वह अपनी नजरों से ओम को शराब के नशे में धुत देख रही थी। ओम के घर में कोई भी शराब का सेवन तो दूर, शराब का नाम भी नहीं लेता था। ऐसे में ओम का यूं अचानक शराब में डूब जाना सामान्य घटना नहीं थी। इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा कारण था मगर वह क्या था ये तभी पता चलने वाला था जबकि ओम खुद होश में आकर इसका रहस्य उद्घाटन करे। ओम की मां ओम के शराब पीने से ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित हो रही थी कि कहीं इस घटना के बारे में ओम के पापा को पता चलेगा तो फिर क्या होगा। इसलिए ओम के पापा के घर लौटने से पहले ओम का होश में आना बहुत जरूरी था। केवल होश में आना ही नहीं बल्कि उसका सामान्य होना भी। ओम की मां ने ओम को होश में लाने की दोबारा किया मगर ओम होश में नहीं आया। हारकर उन्होंने पहले कमरे की बिगड़ी हुई हालत को ठीक करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी बिखरी चीजों को समेटकर सही जगह पर व्यवस्थित किया, उसके बाद कमरे में पोछा लगा दिया। रूम फ्रेशनर का छिड़काव करने के बाद शराब की गंध जाती रही। अब केवल ओम का होश में आना बाकी रह गया था। ओम की मां सोच ही रही थी कि उनके दिमाग में एक विचार आया और वे पानी से भरा जग लाकर ओम के ऊपर पूरा का पूरा पानी उड़ेल दी। पानी की ठंडक ने अपना असर दिखाया तो ओम अचानक ही चौंक कर उठ बैठा। ओम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे सामने उसकी मां नजर आई। अपनी मां को अपने सामने जमीन पर बैठा हुआ देख ओम एकदम से चौंक पड़ा। वह आश्चर्य में बोला, मां, आप ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हैं? ओम की बातें सुनकर उसकी मां गुस्से में बोली, अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? पता होगा भी कैसे, तुम तो किसी और ही दुनिया में जो हो। अपनी मां की बातें सुनकर ओम उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए बोला, मैं किसी और दुनिया में हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? ओम की मां आगे बोलना शुरू की, और नहीं तो क्या, तुम्हें अपने आप का होश भी है कि तुम कहाँ और कब से किस हालत में पड़े हो? तुम शराब कब से पीने लगे, जरा मैं भी तो जानूं ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें शराब पीनी पड़ रही है? अपनी हालत देखी है तुमने, क्या से क्या हो गए हो? अपनी मां के मुंह से शराब पीने की बात सुनकर ओम खुद भी चौंक पड़ा। वह अपनी हथेली को अपने मुंह के सामने ले जाकर जोर से फूंक मारा। शराब की गंध अभी भी उसकी सांसों में बसी हुई थी। शराब की गंध नथुने में पड़ते ही ओम अपने चेहरे को पीछे खींच लिया और चौंकते हुए बोला, मैं और शराब? कब और कैसे? ओम आश्चर्य में अपनी मां की तरफ देखने लगा। ओम की हरकतें उसकी मां को भी आश्चर्य में डाल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई शराब भी पिया हो और उसे पता भी ना चले, और वह भी तब जबकि उसके आसपास कोई दूसरा शख्स न था। ओम की मां ओम पर गुस्सा होते हुए बोली, ये सब नौटंकी किसी और को दिखाना। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं जितना कि तुम मुझे समझ रहे हो। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं ये सब उनसे कहूंगी। मगर इससे पहले मुझे इसका कारण जानना है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं कोमल के साथ शादी न करने की जिद की वजह से तो नहीं? CH-79 मां की चिंता। प्रेतात्मा। अब आगे। पापा को बताने की बात सुनते ही ओम के होश उड़ गए। वह अपनी मां के पैरों पर गिरते हुए बोला, मां, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। प्लीज, पापा को इन सब के बारे में मत बताइएगा। आप जो भी कहेंगी मैं सब मान लूंगा। थोड़ी देर अपनी मां के जवाब का इंतजार करने के बाद ओम फिर आगे बोला, आप चाहती हैं न कि मैं कोमल सब शादी कर लूं? मैं शादी के लिए तैयार हूं। बस आप पापा से ये सब मत बताइएगा। ओम को गिड़गिड़ाते हुए देख उसकी मां को मन ही मन हंसी आ गई। मगर वह अपनी हंसी को अपने होठों पर नहीं आने दी। वह उसी तरह बनावटी गुस्से से बोली, तुम कुछ भी कहो, मगर मैं तो आज तुम्हारे पापा को तुम्हारी करतूत बता कर रहूंगी। अपनी मां के मुंह से इतनी बात सुनने की देर थी कि अचानक ही ओम का हाव भाव एकदम से बदल गया। उसकी आवाज में थोड़ी देर पहले दिखाने वाली अनुनय गायब हो गई, बल्कि उसकी जगह रूखेपन ने ले लिया। उसके चेहरे का भाव भी एकदम से कठोर हो गया। उसकी आंखें एकदम से जल उठी और नथुने फड़कने लगे।
वह एकदम से फुफकारते हुए बोला, कब से कह रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? ओम का ये बदला हुआ रूप देखकर और उसकी बातें सुनकर ओम की माँ एकदम से सन्न रह गई। उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ओम उनसे कभी इस तरह भी बात कर सकता है। ओम की माँ वापस गुस्सा होते हुए बोली, क्या कहा तुमने? ओम उसी तरह गुस्से में बोला, कब से मना कर रहा हूं, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? क्या चाहती है, सबको मार डालूं? देखते ही देखते ओम की मधुर व कोमल आवाज एकदम से भारी हो गई। इस आवाज को ओम की माँ ने पहली बार सुना था। सबको मार डालने वाली बात सुनते ही उनके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम से डर गईं। वह कांपती हुई आवाज में बोली, ओ ओम। इतना सुनते ही ओम के मुंह से एकदम से एक नाम निकल आया, मैं ओम नहीं, गगन हूँ। गगन। ओम के मुंह से यह नाम सुनते ही ओम की माँ एकदम से सन्न रह गई। उन्हें सहसा सावी की शादी के समय का वह दृश्य याद आ गया, जब सावी बीमार हो गई थी और फिर बाद में पता चला कि किसी प्रेतात्मा ने उसे अपने वश में कर रखा है। उस समय भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ा था। उस दृश्य के याद आते ही ओम की माँ को सारा का सारा माजरा समझ आ गया। इस बात का एहसास होते ही कि ओम पर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ गया है, ओम की माँ एकदम सब घबरा गई। मगर उन्होंने खुद की भावनाओं पर काबू रखते हुए परिस्थिति को सामान्य अवस्था में लाने की कोशिश करते हुए ओम से बोली, अच्छा बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब खुश, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ, लो नाश्ता कर लो। इतना कहकर ओम की माँ ने नाश्ते की प्लेट ओम की तरफ बढ़ा दी। ओम ने झट से नाश्ते की प्लेट अपने हाथों में ले लिए और फिर बड़े अजीब ढंग से जल्दी जल्दी नाश्ता खाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह महीनों से भूखा हो। ओम को नाश्ता करता हुआ देख ओम की माँ को बहुत शुक्र हुआ, मगर फिर भी अपने बेटे की हालत पर उन्हें मन ही मन रोना आ रहा था। दिल के अंदर का दर्द कब आंखों में उतर आया पता ही न चला। 2 बूंद अश्क के एक झटके में पलकों से होते हुए गालों पर ढलक आए। ओम को नाश्ता कराने के बाद ओम की माँ किचन में आ गई। किचन में आते ही वह सबसे पहले अपना फोन उठाए और अपने पति का नंबर डायल कर दी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही वह सिसकते हुए बोली, आप जल्दी से घर आ जाइए। ओम। इतना कहते कहते वह एकदम से फफक कर रो पड़ी। ओम की माँ को फोन पर रोता हुआ सुनकर उसके पापा एकदम से चिंतित हो उठे। वे बड़े बेसब्र होते हुए बोले, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ ओम को, वह सलामत तो है ना? ओम की माँ किसी तरह अपने आंसुओं को काबू में करते हुए बोली, आप जल्दी से घर आ जाओ, ओम की हालत बहुत खराब है। ओम के माँ की बात सुनते ही ओम के पापा बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हो सके तो डॉक्टर को कॉल करके बुला लो। ओम की माँ बोली, डॉक्टर? डॉक्टर नहीं। इतना कहकर वह कॉल को विच्छेद कर दी। कॉल विच्छेद करने के बाद ओम की माँ लगातार सिसके जा रही थी। उनकी नजरें कभी ओम के कमरे की तरफ देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। जितनी बेसब्री से वह आज अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, इतनी बेसब्री से तो उन्होंने तब भी नहीं किया था जब वह नई नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल में पहली बार आई थी। आखिर तब और अब के हालात में अंतर भी बहुत ज्यादा था। तब वह एक पत्नी थी जो अपने पति के इंतजार कर रही थी, मगर आज वह एक माँ है और वह अपने बच्चे के पिता का इंतजार कर रही है, वह भी तब जबकि उनकी अपनी औलाद एक गंभीर संकट से घिरी थी। दरवाजे पर किसी के आने की आहट पाते ही ओम की माँ लगभग भागते हुए दरवाजे पर पहुंची और एक झटके में दरवाजा खोल दी। मगर दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था उसे देखते ही ओम के माले चेहरे का रंग एकदम से उतर गया। दरअसल ओम की माँ को लगा था कि ओम के पापा आए हैं, मगर दरवाजे पर उनका धोबी था जो पिछले दिन दिए हुए कपड़ों को इस्त्री करके वापस देने आया था। ओम की माँ बड़े अनमने ढंग से कपड़े ली और धोबी को पैसे देने की बजाय बाद में आने को बोल दी और खुद दरवाजे के बाहर आकर घर तक आने वाले रास्ते को दूर तक इस उम्मीद में निहारने लगी कि शायद कहीं ओम के पापा आते हुए दिख जाए, मगर अफसोस उन्हें निराश होना पड़ा। बड़े उदास मन से वह दरवाजा बंद करके वापस किचन में आ गई और वहीं से ओम के कमरे पर नजर टिका ली। थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। ओम की माँ भागकर दरवाजा खोली। अब की बार दरवाजे पर ओम के पापा थे। ओम के पापा को देखते ही ओम की माँ एकदम से सिसकते हुए बोली, ओम पर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ गया है। अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनते ही ओम के पापा चौंकते हुए बोले, क्या? ओम है कहाँ? ओम की माँ ने ओम के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। आगे जारी है। ओम की माँ ओम पर गुस्सा होते हुए बोली, ये सब नौटंकी किसी और को दिखाना। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे समझ रहे हो। आने दो तुम्हारे पापा को, मैं ये सब उनसे कहूंगी। मगर इससे पहले मुझे इसका कारण जानना है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं कोमल के साथ शादी न करने की जिद की वजह से तो नहीं। अब आगे। पापा को बताने की बात सुनते ही ओम के होश उड़ गए। वह अपनी माँ के पैरों पर गिरते हुए बोला, माँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, प्लीज पापा को इन सब के बारे में मत बताइएगा। आप जो भी कहेंगी मैं सब मान लूंगा। थोड़ी देर अपनी माँ के जवाब का इंतजार करने के बाद ओम फिर आगे बोला, आप चाहती हैं न कि मैं कोमल सब शादी कर लूं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस आप पापा से ये सब मत बताइएगा। ओम को गिड़गिड़ाते हुए देख उसकी माँ को मन ही मन हंसी आ गई, मगर वह अपनी हंसी को अपने होठों पर नहीं आने दी। वह उसी तरह बनावटी गुस्से से बोली, तुम कुछ भी कहो, मगर मैं तो आज तुम्हारे पापा को तुम्हारी करतूत बता कर रहूंगी। अपनी माँ के मुंह से इतनी बात सुनने की देर थी कि अचानक ही ओम का हाव भाव एकदम से बदल गया। उसकी आवाज में थोड़ी देर पहले दिखाने वाली अनुनय गायब हो गई, बल्कि उसकी जगह रूखेपन ने ले लिया। उसके चेहरे का भाव भी एकदम से कठोर हो गया। उसकी आंखें एकदम से जल उठी और नथुने फड़कने लगे।
वह एकदम से फुफकारते हुए बोला, कब से कह रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? ओम का ये बदला हुआ रूप देखकर और उसकी बातें सुनकर ओम की माँ एकदम से सन रह गई। उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ओम उनसे कभी इस तरह भी बात कर सकता है। ओम की माँ वापस गुस्सा होते हुए बोली, क्या कहा तुमने? ओम उसी तरह गुस्से में बोला, कब से मना कर रहा हूं, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? क्या चाहती है, सबको मार डालूं? देखते ही देखते ओम की मधुर व कोमल आवाज एकदम से भारी हो गई। इस आवाज को ओम की माँ ने पहली बार सुना था। सबको मार डालने वाली बात सुनते ही उनके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम से डर गईं। वह कांपती हुई आवाज में बोली, ओ ओम। इतना सुनते ही ओम के मुंह से एकदम से एक नाम निकल आया, मैं ओम नहीं, गगन हूँ। गगन। ओम के मुंह से यह नाम सुनते ही ओम की माँ एकदम से सन रह गई। उन्हें सहसा सावी की शादी के समय का वह दृश्य याद आ गया, जब सावी बीमार हो गई थी और फिर बाद में पता चला कि किसी प्रेतात्मा ने उसे अपने वश में कर रखा है। उस समय भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ा था। उस दृश्य के याद आते ही ओम की माँ को सारा का सारा माजरा समझ आ गया। इस बात का एहसास होते ही कि ओम पर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ गया है, ओम की माँ एकदम सब घबरा गई। मगर उन्होंने खुद की भावनाओं पर काबू रखते हुए परिस्थिति को सामान्य अवस्था में लाने की कोशिश करते हुए ओम से बोली, अच्छा बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब खुश, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। लो, नाश्ता कर लो। इतना कहकर ओम की माँ ने नाश्ते की प्लेट ओम की तरफ बढ़ा दी। ओम ने झट से नाश्ते की प्लेट अपने हाथों में ले लिए और फिर बड़े अजीब ढंग से जल्दी जल्दी नाश्ता खाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह महीनों से भूखा हो। ओम को नाश्ता करता हुआ देख ओम की माँ को बहुत शुक्र हुआ, मगर फिर भी अपने बेटे की हालत पर उन्हें मन ही मन रोना आ रहा था। दिल के अंदर का दर्द कब आंखों में उतर आया पता ही न चला। 2 बूंद अश्क के एक झटके में पलकों से होते हुए गालों पर ढलक आए। ओम को नाश्ता कराने के बाद ओम की माँ किचन में आ गई। किचन में आते ही वह सबसे पहले अपना फोन उठाए और अपने पति का नंबर डायल कर दी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही वह सिसकते हुए बोली, आप जल्दी से घर आ जाइए। ओम। इतना कहते कहते वह एकदम से फफक कर रो पड़ी। ओम की माँ को फोन पर रोता हुआ सुनकर उसके पापा एकदम से चिंतित हो उठे। वे बड़े बेसब्र होते हुए बोले, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ ओम को, वह सलामत तो है ना? ओम की माँ किसी तरह अपने आंसुओं को काबू में करते हुए बोली, आप जल्दी से घर आ जाओ, ओम की हालत बहुत खराब है। ओम के माँ की बात सुनते ही ओम के पापा बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हो सके तो डॉक्टर को कॉल करके बुला लो। ओम की माँ बोली, डॉक्टर? डॉक्टर नहीं। इतना कहकर वह कॉल को विच्छेद कर दी। कॉल विच्छेद करने के बाद ओम की माँ लगातार सिसके जा रही थी। उनकी नजरें कभी ओम के कमरे की तरफ देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। जितनी बेसब्री से वह आज अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, इतनी बेसब्री से तो उन्होंने तब भी नहीं किया था जब वह नई नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल में पहली बार आई थी। आखिर तब और अब के हालात में अंतर भी बहुत ज्यादा था। तब वह एक पत्नी थी जो अपने पति के इंतजार कर रही थी, मगर आज वह एक माँ है और वह अपने बच्चे के पिता का इंतजार कर रही है, वह भी तब जबकि उनकी अपनी औलाद एक गंभीर संकट से घिरी थी। दरवाजे पर किसी के आने की आहट पाते ही ओम की माँ लगभग भागते हुए दरवाजे पर पहुंची और एक झटके में दरवाजा खोल दी। मगर दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था उसे देखते ही ओम के माले चेहरे का रंग एकदम से उतर गया। दरअसल ओम की माँ को लगा था कि ओम के पापा आए हैं, मगर दरवाजे पर उनका धोबी था जो पिछले दिन दिए हुए कपड़ों को स्त्री करके वापस देने आया था। ओम की माँ बड़े अनमने ढंग से कपड़े ली और धोबी को पैसे देने की बजाय बाद में आने को बोल दी और खुद दरवाजे के बाहर आकर घर तक आने वाले रास्ते को दूर तक इस उम्मीद में निहारने लगी कि शायद कहीं ओम के पापा आते हुए दिख जाए, मगर अफसोस उन्हें निराश होना पड़ा। बड़े उदास मन से वह दरवाजा बंद करके वापस किचन में आ गई और वहीं से ओम के कमरे पर नजर टिका ली। थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। ओम की माँ भागकर दरवाजा खोली। अब की बार दरवाजे पर ओम के पापा थे। ओम के पापा को देखते ही ओम की माँ एकदम से सिसकते हुए बोली, ओम पर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ गया है। अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनते ही ओम के पापा चौंकते हुए बोले, क्या? ओम है कहाँ? ओम की माँ ने ओम के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। आगे जारी है। पापा को बताने की बात सुनते ही ओम के होश उड़ गए। वह अपनी माँ के पैरों पर गिरते हुए बोला, माँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, प्लीज पापा को इन सब के बारे में मत बताइएगा। आप जो भी कहेंगी मैं सब मान लूंगा। थोड़ी देर अपनी माँ के जवाब का इंतजार करने के बाद ओम फिर आगे बोला, आप चाहती हैं न कि मैं कोमल सब शादी कर लूं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस आप पापा से ये सब मत बताइएगा। ओम को गिड़गिड़ाते हुए देख उसकी माँ को मन ही मन हंसी आ गई, मगर वह अपनी हंसी को अपने होठों पर नहीं आने दी। वह उसी तरह बनावटी गुस्से से बोली, तुम कुछ भी कहो, मगर मैं तो आज तुम्हारे पापा को तुम्हारी करतूत बता कर रहूंगी। अपनी माँ के मुंह से इतनी बात सुनने की देर थी कि अचानक ही ओम का हाव भाव एकदम से बदल गया। उसकी आवाज में थोड़ी देर पहले दिखाने वाली अनुनय गायब हो गई, बल्कि उसकी जगह रूखेपन ने ले लिया। उसके चेहरे का भाव भी एकदम से कठोर हो गया। उसकी आंखें एकदम से जल उठी और नथुने फड़कने लगे। वह एकदम से फूफकारते हुए बोला, कब से कह रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? ओम का ये बदला हुआ रूप देखकर और उसकी बातें सुनकर ओम की माँ एकदम से सन रह गई। उन्हें सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ओम उनसे कभी इस तरह भी बात कर सकता है। ओम की माँ वापस गुस्सा होते हुए बोली, क्या कहा तुमने? ओम उसी तरह गुस्से में बोला, कब से मना कर रहा हूं, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या?
क्या चाहती है सबको मार डालूं। देखते ही देखते ओम की मधुर व कोमल आवाज एकदम से भारी हो गई। इस आवाज को ओम की मां ने पहली बार सुना था। सबको मार डालने वाली बात सुनते ही उनके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम से डर गईं। वह कांपती हुई आवाज में बोली, ओ ओम। इतना सुनते ही ओम के मुंह से एकदम से एक नाम निकल आया, मैं ओम नहीं, गगन हूँ। गगन। ओम के मुंह से यह नाम सुनते ही ओम की मां एकदम से सन रह गईं। उन्हें सहसा सावी की शादी के समय का वह दृश्य याद आ गया, जब सावी बीमार हो गई थी और फिर बाद में पता चला कि किसी प्रेतात्मा ने उसे अपने वश में कर रखा है। उस समय भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई पड़ा था। उस दृश्य के याद आते ही ओम की मां को सारा का सारा माजरा समझ आ गया। इस बात का एहसास होते ही कि ओम पर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ गया है, ओम की मां एकदम सब घबरा गई। मगर उन्होंने खुद की भावनाओं पर काबू रखते हुए परिस्थिति को सामान्य अवस्था में लाने की कोशिश करते हुए ओम से बोली, अच्छा बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब खुश, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ, लो नाश्ता कर लो। इतना कहकर ओम की मां ने नाश्ते की प्लेट ओम की तरफ बढ़ा दी। ओम ने झट से नाश्ते की प्लेट अपने हाथों में ले लिए और फिर बड़े अजीब ढंग से जल्दी जल्दी नाश्ता खाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह महीनों से भूखा हो। ओम को नाश्ता करता हुआ देख ओम की मां को बहुत शुक्र हुआ, मगर फिर भी अपने बेटे की हालत पर उन्हें मन ही मन रोना आ रहा था। दिल के अंदर का दर्द कब आंखों में उतर आया पता ही न चला। 2 बूंद अश्क के एक झटके में पलकों से होते हुए गालों पर ढलक आए। ओम को नाश्ता कराने के बाद ओम की मां किचन में आ गई। किचन में आते ही वह सबसे पहले अपना फोन उठाए और अपने पति का नंबर डायल कर दी। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही वह सिसकते हुए बोली, आप जल्दी से घर आ जाइए। ओम। इतना कहते कहते वह एकदम से फफक कर रो पड़ी। ओम की मां को फोन पर रोता हुआ सुनकर उसके पापा एकदम से चिंतित हो उठे। वे बड़े बेसब्र होते हुए बोले, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ ओम को? वह सलामत तो है ना? ओम की मां किसी तरह अपने आंसुओं को काबू में करते हुए बोली, आप जल्दी से घर आ जाओ, ओम की हालत बहुत खराब है। ओम के मां की बात सुनते ही ओम के पापा बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हो सके तो डॉक्टर को कॉल करके बुला लो। ओम की मां बोली, डॉक्टर? डॉक्टर नहीं। इतना कहकर वह कॉल को विच्छेद कर दी। कॉल विच्छेद करने के बाद ओम की मां लगातार सिसके जा रही थी। उनकी नजरें कभी ओम के कमरे की तरफ देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। जितनी बेसब्री से वह आज अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, इतनी बेसब्री से तो उन्होंने तब भी नहीं किया था जब वह नई नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल में पहली बार आई थी। आखिर तब और अब के हालात में अंतर भी बहुत ज्यादा था। तब वह एक पत्नी थी जो अपने पति के इंतजार कर रही थी, मगर आज वह एक मां है और वह अपने बच्चे के पिता का इंतजार कर रही है, वह भी तब जबकि उनकी अपनी औलाद एक गंभीर संकट से घिरी थी। दरवाजे पर किसी के आने की आहट पाते ही ओम की मां लगभग भागते हुए दरवाजे पर पहुंची और एक झटके में दरवाजा खोल दी। मगर दरवाजे पर जो शख्स खड़ा था उसे देखते ही ओम के माले चेहरे का रंग एकदम से उतर गया। दरअसल ओम की मां को लगा था कि ओम के पापा आए हैं, मगर दरवाजे पर उनका धोबी था जो पिछले दिन दिए हुए कपड़ों को इस्त्री करके वापस देने आया था। ओम की मां बड़े अनमने ढंग से कपड़े ली और धोबी को पैसे देने की बजाय बाद में आने को बोल दी और खुद दरवाजे के बाहर आकर घर तक आने वाले रास्ते को दूर तक इस उम्मीद में निहारने लगी कि शायद कहीं ओम के पापा आते हुए दिख जाए, मगर अफसोस उन्हें निराश होना पड़ा। बड़े उदास मन से वह दरवाजा बंद करके वापस किचन में आ गई और वहीं से ओम के कमरे पर नजर टिका ली। थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। ओम की मां भागकर दरवाजा खोली। अब की बार दरवाजे पर ओम के पापा थे। ओम के पापा को देखते ही ओम की मां एकदम से सिसकते हुए बोली, ओम पर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ गया है। अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनते ही ओम के पापा चौंकते हुए बोले, क्या? ओम है कहाँ? ओम की मां ने ओम के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। CHAT रागिनी और गगन। अब आगे। श्रेया के बार बार जोर देने पर आखिरकार रागिनी ने अपने अतीत के पन्ने खोलने शुरू किए। इस कहानी की शुरुआत आज से 3 साल पहले तब हुई थी जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके पहली बार गुड़गांव आई थी। मैं जगह जगह जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देती फिर रही थी, मगर कहीं बात बन नहीं पा रही थी। इसी तरह 1 महीना निकल गया मगर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। उस समय मैं गुड़गांव में ही एक मकान में किराए पर रहती थी। महीने भर के बाद एक दिन मैं एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। वहां पहले से कुछ और कैंडिडेट मौजूद थे। पहली बार मैंने गगन को वहीं देखा था। मुझे लगा कि वह भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है, मगर बाद में पता चला कि वह इंटरव्यू देने नहीं बल्कि खुद इंटरव्यूअर था। जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गई थी, गगन उस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता था। उस दिन इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं मारे खुशी ले झूम उठी। अगले दिन से ही मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मैं कंपनी में अपने काम से काम रखती थी, मगर मैंने नोटिस किया कि गगन अक्सर जब भी ऑफिस में रूटीन राउंड के लिए निकलता था उसकी निगाहें मेरा पीछा करती थी। पहले पहल मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, मगर कुछ दिनों के बाद मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ गगन की हरकतें मुझे परेशान करने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मैं इस बात को किसी से कह भी नहीं पा रही थी। कारण साफ था, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट वाले आदमी से कौन पंगा लेने की हिम्मत करता। एक दिन गगन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे प्रपोज किया और साथ ही कहा, यदि मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी तो वह जल्द ही मुझे कंपनी में ट्रेनी से सीधे परमानेंट HR कर देगा।
गगन का प्रपोजल सुनकर मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा और मैंने एक झटके में ही उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। गगन को मुझसे इस बात की तनिक भी उम्मीद नहीं थी। मेरे मना करने पर उसको बहुत बुरा लगा, मगर उस समय उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन ये बात आई गई हो गई और मैं अपने काम में पहले की तरह लग गई। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करने में लगी हुई थी। इस बीच गगन ने 2-3 बार पूरी कोशिश की, मगर उसकी मंशा सफल न हो सकी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। उस दिन गगन का बर्थडे था। उसने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी थी। सारे स्टाफ को उसने इनवाइट कर रखा था। मुझे अपने साथी स्टाफ से पता चला कि गगन ऐसा हर साल ही करता है। मैं गगन के घर उसकी पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि गगन के प्रति मेरा अनुभव कुछ ठीक नहीं रहा था, मगर मैं चाहकर भी पार्टी में जाने से इनकार नहीं कर पाई। इसका कारण था कि मुझे ना जाने का कारण बताना पड़ता। मैं पार्टी में जाने को तैयार तो हो गई, मगर मेरे मन में गगन को लेकर एक शंका बराबर बनी हुई थी। पार्टी में पहुंचने पर गगन ने बढ़कर सभी मेहमानों का स्वागत किया। पार्टी में भी मैंने नोटिस किया कि गगन की निगाहें मेरा ही पीछा कर रही थीं। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर केक काटने के बाद जैसे ही डिनर का प्रोग्राम शुरू हुआ, गगन मेरे पास आया और दोबारा मुझे प्रपोज करने लगा। उसके हाथों में शराब से भरी गिलास देखकर मुझे लगा कि वह नशे में है और नशे की हालत ही ऐसा कर रहा है। मैंने उसे अवॉइड करने की कोशिश की, इसी बीच उसके हाथों में मेरा दुपट्टा आ गया। मैं जैसे ही वहां से दूर हटने की कोशिश की, उसने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींच लिया। गगन को ऐसी ओछी हरकत करता देख मैं गुस्से से एकदम जल उठी। मैं अपनी जगह से मुड़ी और गगन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैंने तेज आवाज में उसको डांटते हुए कहा, इसी वजह से मैं तुम जैसे लोगों की पार्टी में आना नहीं चाहती थी। तुम अमीर बाप के बेटे हो तो क्या कुछ भी करोगे। कोई और होगा जो तुम्हारी दौलत के आगे झुकते होंगे, मगर मैं तुम्हारी दौलत को अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझती। मैं अभी तुम्हारी शिकायत पुलिस में करती हूँ। पुलिस तुम्हारे सर से हवस का सारा नशा एक पल में उतार देगी। इतना कहकर मैंने तुरंत अपने मोबाइल से 100 नंबर डायल कर दिया। मेरी आवाज सुनकर वहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को जब पता चला कि गगन ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, तो सारे मेहमान गगन और उसके माँ बाप को बुरे संस्कार के लिए कोसने लगे। गगन के इस व्यवहार के लिए उसके परिवार वाले बहुत शर्मिंदा हुए थे। उन लोगों ने गगन के व्यवहार के लिए मुझसे माफी भी मांगी। मैं इस संबंध में कुछ सोच पाती तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई। मजबूरन मुझे गगन की हरकतों के बारे में पुलिस को बताना पड़ा। मेरी शिकायत के आधार पर पुलिस ने गगन को गिरफ्तार करने को कहा, मगर जैसा कि गगन के परिवार वाले पहले ही गगन की हरकतों के लिए मुझसे माफी मांग चुके थे, मैंने पुलिस में की गई अपनी शिकायत वापस के ली। उसके बाद पुलिस वाले वापस लौट गए। पुलिस के लौटते ही बहुत सारे मेहमान भी बिना डिनर किए ही पार्टी से वापस लौट गए। मैं भी उस घटना के तुरंत बाद वहां से लौट गई। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो पता चला कि गगन ऑफिस नहीं आया है। ऑफिस के सारे स्टाफ मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने जब अपने एक साथी से इसके बारे में पूछा तो उसने उस दिन का अखबार मेरे सामने बढ़ा दिया। दरअसल किसी प्रेस वाले ने टीआरपी के चक्कर में पिछली रात घटी घटना को बढ़ा चढ़ाकर अपने अखबार में छाप दिया था। अखबार में छपी खबर को पढ़कर मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रिपोर्टर ने बात को बहुत तोड़ मरोड़ कर लिखा था। उस समय मुझे समझ आया कि तिल का ताड़ बनाना किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। डेविल हंटर ओम की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।